तो स्वागत है एक बार फिर सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी की इस कहानी में। अब तक के सफर में हमने देखा कि ल्यूमियन की जर्नी धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां चीजें सिर्फ समझने या ऑब्जर्व करने तक सीमित नहीं रहती। अब हर कदम किसी न किसी कॉन्सिक्वेंस को जन्म देने लगता है। इस वीडियो में हम चैप्टर 41 से चैप्टर 50 तक की कहानी को कवर करेंगे और ये हिस्सा बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहीं से कहानी की दिशा और ज्यादा साफ होने लगती है। अब इवेंट्स अपने आप नहीं हो रहे, वे एक चेन का हिस्सा बन चुके हैं और उस चेन से बाहर निकलना आसान नहीं रहा। इन चैप्टर्स में हम देखेंगे कैसे ल्यूमियन के सामने चॉइसेस कम होती जाती हैं, कैसे प्रेशर अब एक्सटर्नल नहीं बल्कि सिचुएशन का हिस्सा बन जाता है और कैसे कुछ डेवलपमेंट्स कहानी को एक नए ट्रैजेक्टरी की ओर ढकेलते हैं। ये पार्ट तेज नहीं है लेकिन ये डिसाइसिव जरूर है। यहाँ ग्राउंड वर्क और बिल्डअप का पे ऑफ धीरे धीरे दिखाई देने लगता है। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी पार्ट 7, जहां चैप्टर्स 41 से चैप्टर 50 तक की कहानी अनफोल्ड होती है। पारामिता क्या है? ल्यूमियन घबरा गया और उसने जल्दी से खिड़की के बाहर देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन उसने बाहर जो देखा वो वैसा नहीं था जिसकी उसे उम्मीद थी। पहाड़ों, चरागाहों और पेड़ों के बजाय उसका स्वागत एक उजाड़ जंगल, डेजर्ट विल्डरनेस ने किया। आसमान में हल्के सफेद बादलों ने सूरज की पूरी रोशनी को रोक दिया था, जिससे सब कुछ साए में ढल गया था। उस जंगल में अजीब आकृतियां घूम रही थी। उनमें से अधिकांश ने सफेद लिनन के कपड़े पहने थे। उनके चेहरे हल्के नीले थे, आंखें खाली थीं और मुंह खुले हुए थे, जो किसी भी तरह से सामान्य नहीं लग रहे थे। ल्यूमियन ने आतंक के साथ देखा कि कुछ आकृतियां जंगल के किनारे की ओर पागलों की तरह दौड़ रही थीं, जबकि अन्य दूसरी तरफ से उनकी ओर लड़खड़ा रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वे कभी नहीं रुकेंगे, हमेशा के लिए बिना किसी लक्ष्य के भटकने के लिए अभिशप्त थे। जंगल के किनारे पर एक चट्टान के पास वो लंबे सींगों वाले और मानव जैसे शरीर वाले काले राक्षसों को देख सकता था, जो सफेद कपड़े पहने आकृतियों को पकड़कर चट्टान के नीचे फेंक रहे थे। अचानक एक रोंगटे खड़े कर देने वाली चीख हवा को चीरती हुई ल्यूमियन और औरोर के कानों में पड़ी। घोड़ों के खुरों की आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी, क्योंकि काले कवच में लिपटी एक लंबी आकृति एक सफेद घोड़े पर सवार थी। घोड़ा इतना पतला था कि ऐसा लगता था कि इसमें केवल हड्डियां और खाल ही बची थीं। सवार कभी धीरे चलता था और कभी इधर उधर सर पर दौड़ता था, जैसे कि भेड़ों को चरा रहा हो। ल्यूमियन की दृष्टि तेज थी और वो सवार को दूर से साफ देख सकता था। धातु की चमक के साथ चमकने वाले हेलमेट के अंदर प्रकाश की 2 गहरी लाल किरणें लपटों की तरह टिमटिमा रही थी। सवार की गर्दन पर एक विभत्स घाव उसकी नाभि तक फैला हुआ था, जिसने उसे लगभग 2 हिस्सों में बांट दिया था और उसकी सफेद आंतें बाहर खींच ली थीं। बिना किसी और सबूत की आवश्यकता के ल्यूमियन जानता था कि वो कौन था। एक डेथ नाइट। ये एक ऐसा जीव था जो अक्सर एंटिसियन लोक कथाओं में दिखाई देता था। अचानक उनकी कैरेज रुक गई। नरोका ने चुपचाप दरवाजा खोला और बाहर कदम रखा। उसका पीला चेहरा, खाली आंखें और सुन्न भाव उन सफेद लिनन के कपड़े पहने आकृतियों के समान होने लगे थे जिन्हें ल्यूमियन ने पहले देखा था। और ने उसकी ओर मुड़कर गहरी आवाज में बोला, ये जगह अनडेड से भरी है, तुम्हें हमेशा मेरे साथ रहना होगा। जैसे ही वो बोली, उसने एक गोल्ड ब्रोच निकाला और इसे अपने कपड़ों पर लगा लिया। और ने अपने दूसरे हाथ से अपनी जेब से एक मुट्ठी मैला काला पाउडर निकाला। ल्यूमियन कैरेज ड्राइवर को देखने के लिए आगे झुका और उसे एहसास हुआ कि सिविल नरोका की तरह बन गया था। पीला चेहरा, खाली आंखें, धीरे धीरे जंगल में गहराई तक जा रहा था, जैसे कि वो लंबे समय से मर चुका हो। उसने और से जल्दी से कहा, ग्रेनस्वार, मैं पहले से ही एक बियॉन्डर हूँ। आप इन अनडेड से निपटे, मैं कैरेट चलाऊंगा और हमें यहाँ से जल्द बाहर निकालूंगा। वो जानता था कि वो अनडेड से नहीं लड़ सकता, इसलिए वो केवल एक अस्थायी कैरेज ड्राइवर बन सकता था। लेकिन अगर डेथ नाइट दिखाई दिया तो वो उसे रोकने की पूरी कोशिश करेगा। और ल्यूमियन के अचानक हुए बदलाव से दंग रह गई, लेकिन जल्दी ही उसने खुद को संभाल लिया। उसने उसे याद दिलाया, घोड़ों की स्थिति की जांच करो। ल्यूमियन ने आगे देखा और देखा कि घोड़े गतिहीन थे। उनका मांस और खून जैसे निकाल लिया गया था। उनकी हड्डियों के चारों ओर केवल मुरझाए हुए फर और खाल लिपटी हुई थी। घोड़े मर चुके हैं। उसने और को वापस रिपोर्ट दी। अचानक अनडेड को जीवित होने की गंध आ गई और वो कैरेज की ओर दौड़ पड़े, अंदर घुसने की कोशिश करने लगे। XXX और ने एक भाषा में एक शब्द कहा जिसे ल्यूमियन समझ नहीं पाया। जैसे ही और ने वो शब्द बोला, उसके सामने लगा गोल्ड ब्रोच एक हिंसक लेकिन उत्तेजित न करने वाली सुनहरी रोशनी के साथ जल उठा। उसके बाएं हाथ में मौजूद मैला काला पाउडर जल गया, जिससे प्रकाश की एक धारा निकली जो पानी के समान लग रही थी और सभी दिशाओं में फैल गई। जैसे ही अनडेड उस रोशनी के संपर्क में आए, वे चिल्लाने लगे और उनके शरीर से नीला धुआं उठने लगा। वे पीछे हटना चाहते थे, लेकिन और भी अनडेड आगे बढ़े, कैरेज के चारों ओर जमा हो गए, भाप बनकर गायब होने लगे। ल्यूमियन ने ईर्ष्या और गंभीरता के साथ देखा और चाहा कि वो मदद के लिए कुछ कर सके। वो सीक्वेंस में आगे बढ़ने और अधिक क्षमताएं हासिल करने के लिए तरस रहा था। लेकिन और के हाथ में पाउडर खत्म होने वाला था और अनडेड अभी भी आ रहे थे। उन लोगों की अनदेखी करते
हुए जो पहले ही नष्ट हो चुके थे। लूमियन जानता था कि वो वहाँ हमेशा के लिए नहीं रह सकते। हम यहाँ नहीं रुक सकते, चलो यहाँ से भागते हैं। चाहे उसकी बहन ने कितनी भी सामग्री तैयार की हो, वो इतने सारे अनडेड से नहीं निपट सकती। डेथ नाइट और राक्षसों की तरह दिखने वाले जीव अभी भी वहाँ बाहर थे। उनका सबसे अच्छा मौका परामिता के नाम से जाने जाने वाले जंगल से बचने के लिए अपने पास मौजूद संसाधनों का उपयोग करना था। और ने सिर हिलाया और बस इतना कहा, मेरे पीछे आओ। जैसे ही उसने बोलना खत्म किया, उसकी हथेली में मौजूद मैला काला पाउडर हवा में गायब हो गया और उजाड़ परिवेश अनडेड से घिर गया। और ने समय बर्बाद नहीं किया और सामग्री की एक और मुट्ठी निकाली और उसे अपने सामने वाले गोल्ड ब्रोच से जला दिया। सामग्री में आग लग गई, जिससे एक चमकदार सुनहरी रोशनी पैदा हुई जिसने पास आ रहे अनडेड को नष्ट कर दिया। उनकी तड़पती हुई चीखें पूरे जंगल में गूंज उठी, इससे पहले कि वे शून्य में विलीन हो जाते। और कैरेज से नीचे कूद गई और लूमियन उसके पीछे पीछे जंगल के सबसे निकट वाले किनारे की ओर दौड़ने लगा। अचानक सुनहरी लपटों में से एक हाथ बाहर निकला और उसने लूमियन का हाथ पकड़ लिया। लूमियन की अंतरात्मा जाग उठी, जिसने उसे आने वाले खतरे के प्रति सचेत कर दिया। उसने अपने अग्रभाग को घुमाया और हाथ पर एक तेज प्रहार किया। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने ठोस बर्फ के एक ब्लॉक पर मुक्का मारा हो। उसके शरीर में सिहरन दौड़ गई, जिसने उसे एक पल के लिए गतिहीन कर दिया। लूमियन के दांत किचकिचाने लगे जब उसकी नजर हाथ के मालिक पर पड़ी। वो सफेद लिनन पहने एक और अनडेड था, जिसने अपने चेहरे पर सफेद कागज का मुखौटा पहना हुआ था। वो आकृति सुनहरी रोशनी के नीचे धीरे धीरे बिखर रही थी। अजीबोगरीब अनडेड लूमियन की ओर झपटा, लेकिन इससे पहले कि वो संपर्क कर पाता, शुद्ध पवित्र रोशनी की एक किरण उस पर गिरी। मुखौटा पहने हुए अनडेड अपने रास्ते में रुक गया। काली वाष्प में घुलने से पहले भयंकर रूप से जलने लगा। चलते रहो। और ने चीखते हुए गोल्ड ब्रोच से अपना हाथ हटाते हुए आगे की ओर दौड़ने लगा। लूमियन ने ठंड को झटका और अपनी बहन का पीछा करने के लिए अपनी गति बढ़ा दी। जोड़ी ने जंगल को पार करने के लिए मैला काला पाउडर और वॉर्डलॉक स्पेल्स पर निर्भर किया। सुनहरी रोशनी ने सफेद लिनन पहने अनगिनत अनडेड को मिटा दिया। दुर्भाग्य से और हर बैग को भरने के लिए एक ही सामग्री पर निर्भर नहीं कर सकती थी। एक वॉर्डलॉक के रूप में उसे विभिन्न परिस्थितियों का पूर्वानुमान लगाना था। जल्द ही सनफ्लावर पाउडर वाला बैग खाली हो गया और वे अभी भी जंगल के किनारे से सैकड़ों मीटर दूर थे। अनडेड का झुंड कभी न खत्म होने वाला लग रहा था। जिस चीज ने उन्हें और भी डरा दिया वो था डेथ नाइट का नजदीक आना। घोड़े पर सवार योद्धा ने उथल पुथल को महसूस किया और उनकी ओर सरपट दौड़ रहा था। सुनहरी रोशनी में और के चेहरे के भाव कई बार बदले। वो धीमी हो गई, उसने दांत पीसे और लूमियन से तेजी से बात की। जब मैं 3 चिल्लाऊंगी तो जंगल के किनारे की ओर भागना और पीछे मुड़कर नहीं देखना। लूमियन ने विरोध करने के लिए अपना मुंह खोला, लेकिन और ने उसे बीच में ही रोक दिया। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पीछे आऊंगी। यदि तुम रुके तो तुम केवल एक शक्तिशाली मंत्र के उपयोग में मेरे उपयोग में हस्तक्षेप करोगे और हमारे भागने की कोशिश को धीमा कर दोगे। जैसे ही वो बोली, और ने अपने सीने से गोल्ड ब्रोच निकाला और इसे लूमियन को सौंप दिया और उसे निर्देश दिए, अपनी स्पिरिचुअलिटी को केंद्रित करो और इसे इस ब्रोच तक विस्तारित करो। जब तुम भाग रहे हो तो इस शब्द को दोहराते रहो, XXX। लूमियन शब्द को समझ नहीं पाया, लेकिन उसने उसके उच्चारण को याद कर लिया। जैसे ही उसने गोल्ड ब्रोच को पकड़ा, उसने अपने शरीर को ढकते हुए एक गर्म रोशनी महसूस की, जिसने उसके काले विचारों को दूर किया और उसके तेज मस्तिष्क को धीमा कर दिया। सहज रूप से ब्रोच पहनते हुए लूमियन ने अपनी बहन के निर्देशों के अनुसार अपने विचारों को केंद्रित किया, अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ा दिया। ये देखते हुए कि उसके हाथ में मैला काला पाउडर कम हो रहा है, और ने एक और सामग्री निकाली और चिल्लाई, 1 2 3। अपनी बहन को धीमा करने से बचने के लिए लूमियन जंगल के किनारे की ओर बेतहाशा दौड़ा, उस शब्द को अपनी पूरी ताकत से चिल्लाता रहा जो और ने उसे दिया था, XXX। गोल्ड ब्रोच से एक सुनहरी दीप्तिमान चमक निकली, जिसने लूमियन को ऐसे प्रकाशित किया जैसे उसके सीने पर एक छोटा सूर्य लटका हो। उसके रास्ते में आने वाले अनडेड स्वतः ही उससे बचने लगे। थक थक थप दौड़ते समय लूमियन अपनी बहन के लिए अपनी चिंता को दूर नहीं कर सका। उसने पीछे मुड़कर और पर एक नजर डाली, जो काले गैस के बादल से घिरी अपनी जगह पर बनी हुई थी। अनडेड गैस की ओर खींचे चले गए, लूमियन को छोड़कर उसकी ओर उमड़ पड़े। लूमियन मूर्ख नहीं था। जब उसने ये दृश्य देखा तो वो समझ गया कि उसकी बहन झूठ बोल रही थी जब उसने कहा था कि वो उसके पीछे आएगी। और वो चिल्लाया, अचानक रुक गया और घूम गया, अपनी बहन की ओर वापस दौड़ने लगा। और ने पीछे मुड़कर देखा कि वो रुक गया है। उसने जल्दी से चिल्लाकर कहा, क्या तुम मूर्ख हो, भागो। लूमियन ने कुछ नहीं कहा और की ओर दौड़ने लगा। गोल्ड ब्रोच की सुनहरी रोशनी के नीचे रास्ता साफ करते हुए अनडेड उसके सामने से हट गए। ये देखकर और ने अपना सिर झुकाया और धीरे से कोसा, क्या बेवकूफ है। फिर उसने एक और लोहे जैसा काला पदार्थ निकाला और उसे लूमियन पर छिड़क दिया, जिससे उसे एक अदृश्य शक्ति द्वारा जंगल के किनारे की ओर धकेल दिया गया। वो मुक्त होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो हवा में था और उसके पास कोई सहारा नहीं था। मेरे बेवकूफ भाई, अच्छे से जीना। और एक उदास मुस्कान के साथ फुसफुसाई, इससे पहले कि काला प्रभामंडल उसे पूरी तरह से निगल ले। वो सीधे अनगिनत आकृतियों और डेथ नाइट के सामने उजागर हो गई थी। और लूमियन की आंखें आतंक से फैल गईं, उसकी त्वचा और आंखें रक्तवाहिकाओं से लाल हो गईं, लेकिन उसे अभी भी जंगल के किनारे की ओर धकेला जा रहा था। लेकिन अचानक सभी अनडेड अपने रास्ते में रुक गए। दूर कुछ हो रहा था। और ने बदलाव महसूस किया और झटके में ऊपर देखा।
उसने एक खुली कैरेज को गुजरते हुए देखा जिसे घोड़ों द्वारा नहीं बल्कि बकरी के सींगों वाले 2 राक्षसी जीवों द्वारा खींचा जा रहा था। कैरेज गहरे लाल रंग की थी जो शंख या पालने की तरह दिख रही थी और मैडम पुआलिस कैसी लगने वाली एक महिला जिसने फूलों का ताज और हरी पोशाक पहनी थी अंदर बैठी थी। लेकिन मैडम पुआलिस के विपरीत वो बहुत गरिमापूर्ण थी। डेथ नाइट ने अपने लक्ष्य को छोड़ दिया और अपने घोड़े को कैरेज की ओर मोड़ लिया। सभी अनडेड उसका अनुसरण करते हुए कैरेज के चारों ओर जमा हो गए जब वो जंगल के पार धुंधली पर्वत श्रृंखला की ओर बढ़ रही थी। इस स्थिति की तुलना एक ऐसे भयानक स्वप्न से की जा सकती है जिसमें आप भागने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन जमीन आपको पीछे खींच रही है और अंत में केवल एक रहस्यमयी महारानी ही उस आपदा को शांत कर सकती है। ल्यूमियन डीमन द्वारा खींची गई कैरेज और अनडेड की प्रतिक्रियाओं से दंग रह गया। वो संघर्ष करना भूल गया और रुकने से पहले 10 सेकंड से अधिक समय तक इनविजिबल पाम द्वारा धकेला गया। हालांकि कैरेज दूर होती जा रही थी, वो अभी भी अपनी ईगल लाइक विजन से महिला का चेहरा स्पष्ट रूप से देख सकता था। उसके लंबे ब्राउन हेयर ऊंचे बंधे हुए थे और उसकी ब्राउन आईज सुंदर और चमकदार थी। उसकी भौहें हल्की थी और उसने एक ताज़ा ग्रीन ड्रेस और फूलों से बना लॉरल क्राउन पहना था। उसका ऑरा बहुत ही एलिगेंट और डिग्निफाइड था। मैडम पुआलिस। ल्यूमियन का पहला विचार ये था कि कैरेज पर मौजूद महिला मैडम पुआलिस थी, एडमिनिस्ट्रेटर की पत्नी और पादरे की मिस्ट्रेस। हालांकि करीब से निरीक्षण करने पर उसने दोनों के बीच एक स्पष्ट अंतर देखा। न केवल उनके ऑरा में भारी असमानता थी बल्कि उनके लुक में भी एक विशिष्ट अंतर था। कार में बैठी महिला के चेहरे के नैन नक्श अधिक कोमल और परिपक्व थे। यदि ल्यूमियन को तुलना करनी होती तो वो कार में बैठी महिला का वर्णन मैडम पुआलिस की 7 या 8 साल बड़ी बहन के रूप में करता। उस समय वो महिला डीमन द्वारा खींची गई एक खुली कैरेज में बैठी थी। अनगिनत अनडेड और डेथ नाइट से घिरी हुई वो दूर के जंगल की ओर जा रही थी, जैसे कि वो किसी प्रकार के मैजिकल पेट्रोल पर हो। ऑरोरा ने अपनी नजर हटाई और ल्यूमियन की ओर दौड़ पड़ी। दौड़ते समय वो चिल्लाई, यहाँ से भागने के लिए इस अवसर का लाभ उठाओ। ल्यूमियन अपनी सुस्ती से बाहर आया और अपनी बहन के आने का इंतजार किया, फिर बड़े कदम बढ़ाते हुए निकटतम विल्डरनेस के किनारे की ओर भागने लगा। कुछ ही समय बाद उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो एक इल्यूजरी पर्दे या पानी की एक मोटी परत से गुजरे हों। उनके सामने का दृश्य बदल गया। विल्डरनेस बुलबुलों की तरह गायब हो गई। साफ नदी, दोनों तरफ की नई घास और हरे पेड़ एक साथ उनकी नजर में आ गए। ल्यूमियन और ऑरोरा के लिए ये दृश्य इतना परिचित था कि उन्हें फैसला करने के लिए इसे पहचानने की जरूरत नहीं थी। वो अभी भी कॉडू विलेज के पास थे। ये वही जगह थी जहाँ एवा लिजियर अपनी कलहंसों की देखभाल करती थी। हम वापस आ गए हैं। ल्यूमियन न तो हैरान था और न ही निराश। इसके बजाय उसने अपने संदेह को पुष्ट करते हुए चारों ओर देखा। ऑरोरा हाँफ रही थी और उसने कहा, चाहे मैडम पुआलिस ने जानबूझकर गलती की हो या नहीं, हम अब गांव वापस नहीं जा सकते। चलो डैरिएज की ओर चलते हैं। ल्यूमियन ने तुरंत सुझाव दिया। तो चलो निकटतम पास्चर पर चलते हैं। पहाड़ी के नीचे एक खतरनाक रास्ता है। अपनी एबिलिटीज के साथ हम ठीक रहेंगे। ल्यूमियन ने आगे जोड़ा। ठीक है। ऑरोरा मुड़ी और फिर से दौड़ने लगी। समय समय पर मैडम पुआलिस से पोनी उधार लेने के कारण वो कॉडू के आसपास के हाईलैंड पास्चर से परिचित थी। ल्यूमियन अपनी बहन का बारीकी से अनुसरण कर रहा था। जो हुआ था उससे वो खुश भी था और डरा हुआ भी। उसने उम्मीद नहीं की थी कि मैडम पुआलिस इतनी शक्तिशाली होगी कि उसके पीछे इतने सारे अनडेड, डीमन और डेथ नाइट चल सकते हैं। बेशक ये मैडम पुआलिस नहीं हो सकती है। दौड़ते समय ऑरोरा की गति धीमी हो गई। उसकी सांसें भारी हो गई और उसका हाँफना और भी अधिक स्पष्ट हो गया। क्या हुआ? ल्यूमियन के पास अभी भी बहुत ऊर्जा थी। ये हंटर होने के लाभों में से एक था। ऑरोरा रुकी और जोर जोर से हाँफने लगी। मैं थक गई हूँ। स्पेल कास्टिंग ने मेरी बहुत सारी ऊर्जा ले ली। ल्यूमियन ने बिना किसी हिचकिचाहट के कहा, तो मैं तुम्हें ले चलूंगा। मैं अभी थका नहीं हूँ। वो एक गंभीर स्थिति में थे और समय का बहुत महत्व था। ऑरोरा ने सिर हिलाया, उकड़ू बैठे ल्यूमियन के पीछे गई और उस पर झुक गई। ल्यूमियन ने पहले अपने सामने लगा ब्रोच निकाला और उसे बहन को वापस कर दिया। फिर उसने अपना शरीर सीधा किया और फिर से दौड़ने लगा। क्या ये एक मिस्टिकल आइटम है? ल्यूमियन के पास अभी भी पूछने की ऊर्जा थी। ऑरोरा एक पल के लिए दंग रह गई और फिर वो हंसी। लगता है कि तुम काफी कुछ जानते हो। ये वास्तव में एक मिस्टिकल आइटम है। मैं इसे इंटेग्रिटी ब्रोच कहती हूँ। ये सूर्य की पवित्र रोशनी पैदा कर सकता है या भूत के तरह के प्राणियों से निपटने के लिए मिस्टिक टेक्निक का उपयोग करने में मेरी सामग्री जलाने में मदद कर सकता है। हालांकि इसे बहुत देर तक पहनने से लोग उन्मादी हो जाएंगे और जब तक आप इसे पहनते हैं आप कुछ विचार खो देंगे। जैसा कि आप जानते हैं, युद्ध में अनैतिक तरीके अधिक उपयोगी हो सकते हैं, लेकिन आप इसके द्वारा सीमित हो जाते हैं। ऑरोरा रुकी और भारी आवाज में पूछा, तुम्हें बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक कहाँ से मिली? दौड़ते समय ल्यूमियन ने रुक रुक कर जवाब दिया, क्या उस वॉन्ट कार्ड ने मुझे सपने में जागे रहने की अनुमति नहीं दी? कौन सा वॉन्ट कार्ड? ऑरोरा भ्रमित थी। ओह, ये पिछले साइकिल की बात है। ल्यूमियन ने अपने शब्दों को फिर से व्यवस्थित किया। मैं ओल्ड टैवर्न में था और एक रहस्यमय महिला से मिला। उसने मुझे एक वॉन्ट कार्ड दिया।
उस कार्ड के साथ मैं अपने सपने में सचेत रहा और एक अजीब स्थान में प्रवेश किया। वहाँ मेरा सामना कुछ मॉन्स्टर्स से हुआ और मैंने एक हंटर बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त की। हंटर ऑरोरा इस सीक्वेंस से परिचित थी जो आमतौर पर इंटिस में देखा जाता है। जैसे कि वो खुद से बुदबुदाई, वो अचानक हंस पड़ी, जैसे उसने कुछ सोचा हो। तुम किस बात पर हंस रही हो? ल्यूमियन हैरान था। ऑरोरा ने फिर पूछा, तो तुम्हें फॉर्मूला किसने दिया? उस रहस्यमयी महिला ने? हाँ, ल्यूमियन ने दौड़ते हुए सिर हिलाया। ऑरोरा ने आह भरी और कहा, मेरे मूर्ख भाई के अब अपने रहस्य हैं। मैं पुष्टि नहीं कर सकती कि तुमने जो कहा वो सच है या नहीं। मैं इसे इसके फेस वैल्यू पर ही मान लूंगी। ल्यूमियन अपनी बहन को निराश नहीं देख सकता था, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल लिया। क्या वो कैरेज पर मैडम पुआलिस थी? वो एक जैसे दिखते हैं लेकिन वो एक नहीं है। ऑरोरा ने अपनी ही बात का खंडन करते हुए कहा। कुछ सेकंड के विचार के बाद उसने कहा, क्योंकि तुम अब बियॉन्ड हो तो मैं तुम्हें सीधे बताऊंगी। मेरे साथियों ने मेरे पेन पैल्स ने एक बात का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि पिछले कुछ वर्षों में लोएन के दक्षिणी भागों, इंटिस के दक्षिणी भागों और फेन पॉटर किंगडम में अभी जो हुआ उसी के समान कई विचित्र घटनाएं हुई हैं। महिलाएं डीमन द्वारा खींची गई कैरेजेस पर सवार होती हैं, विल्डरनेस में गश्त लगाती हैं और उनके पीछे अनडेड का झुंड होता है। कुछ बियॉन्ड्स जिन्होंने संबंधित कलाओं को समझ लिया है, वे अपनी आत्माओं को अपने शरीर से बाहर निकलने देंगे और कुछ अद्भुत अनुभव करने और मिस्टिक नॉलेज प्राप्त करने के लिए कुछ समय तक कैरेज का पीछा करेंगे। मेरे एक साथी को बियॉन्ड्स की नोटबुक में से एक मिली। इसमें उल्लेख था कि उस महिला का नाम मैडम नाइट है। नोटबुक के मालिक ने कैरेज का पीछा करने के अपने अनुभव से एक सीक्रेट मेडिसिन प्रोडक्शन मेथड प्राप्त किया, जो एक बेबी के शव से इनविजिबिलिटी पोशन बना सकता है। जांच के अनुसार अलग अलग जगहों पर महिलाएं इसी प्रकार की घटनाएं दर्शाती हैं, लेकिन चीजें रात में होती हैं। ल्यूमियन ने आश्चर्य से कहा, लेकिन अभी तो दिन है। क्या कॉडू विलेज की अनोमली ने कोई बदलाव लाया होगा? इसलिए मैं पक्का नहीं हूँ, ऑरोरा ने एक पल सोचने के बाद कहा। शायद नारोका को पारामिता भेजने से कोई फर्क पड़ा हो। शायद वो विल्डरनेस पारामिता है, जहाँ मैडम नाइट्स दिन में गश्त लगाती हैं और रात में मानव दुनिया में दिखाई देती हैं। हाँ, इस तथ्य के साथ कि वो महिला पुआलिस से मिलती जुलती है, मैं पिछले अंदाजे की ओर झुकी हूँ। ल्यूमियन मिस्टिसिज्म के बारे में ज्यादा नहीं जानता था, लेकिन उसे सहज रूप से लगा कि उसकी बहन का संदेह सही था। वो कुछ दूर तक सन्नाटे में दौड़ता रहा और अंत में पूछा, तुमने मुझे बचाने के लिए खुद को सैक्रिफाइस क्यों किया? काश तुम और स्वार्थी होती। मैं बहुत स्वार्थी हूँ, ऑरोरा ने मुस्कुराहट के साथ कहा। मैंने तुम्हें छोड़कर अकेले भागने के बारे में सोचा था। फिर जब मैं और शक्तिशाली बन जाती तो मैं तुम्हारा बदला लेती। हालांकि सावधानी पूर्वक विचार करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि भले ही मैं तुम्हें इंटेग्रिटी ब्रोच दे दूं और तुम्हें इसका उपयोग करना सिखा दूं, तुम मेरी बहादुरी से मदद नहीं कर सकते ताकि मैं भागने का मौका दे सकूं। केवल मेरे जैसा ही वॉरलॉक ऐसा कर सकता है। ये हम दोनों के साथ मरने या कम से कम तुम्हारे जिंदा रहने के बीच का चुनाव था। मुझे तुम्हें ये बताने की जरूरत नहीं है कि मैंने क्या चुनाव किया, है ना? इस तरह का चुनाव करना इतना आसान नहीं है जितना आप कह रही हैं। वो इसे तार्किक रूप से स्वीकार कर सकता था, लेकिन भावनात्मक रूप से नहीं। उसने उदासी से कहा, इससे अच्छा था कि हम साथ मर जाते। तुम मर नहीं सकते। अगर तुम चले गए तो मुझे वापस कौन लाएगा? मिस्टिसिज्म की दुनिया में कुछ भी संभव है। ऑरोरा ने अपने भाई को लेक्चर दिया। इसीलिए मैंने वो सारी भावुक बातें कही थी, ताकि तुम कड़ी मेहनत करना याद रखो और मुझे वापस लाओ। ये सच है। ल्यूमियन धीरे धीरे अपनी बहन के चुनाव से सहमत हो गया। थोड़ी देर दौड़ने के बाद उन्होंने निकटतम हाईलैंड पास्चर देखा। ल्यूमियन, जो ऑरोरा को उठाकर चल रहा था, स्पष्ट रूप से थका हुआ महसूस कर रहा था, लेकिन वो आराम करने के लिए नहीं रुका। उसने अपनी बची हुई ताकत जुटाई और हरी घास से ढकी पहाड़ी की ओर भागा। यहाँ कई पशु बाड़े और झोपड़ियाँ थी। पहला वाला चट्टानों और पेड़ों की शाखाओं से घिरा हुआ था। जमीन कठोर मिट्टी और फैली हुई मल थी। एक छोर पर एक लंबा और संकरा निकास था, जिससे केवल एक भेड़ ही गुजर सकती थी। बाद वाला एक आदिम तंबू के समान था। पहले पत्थरों का उपयोग कम ऊंची दीवारों का घेरा बनाने के लिए किया गया था, जिसमें एक दरवाजा और धुआं निकालने का रास्ता छोड़ा गया था। फिर नीची दीवारों के सहारे जालीदार संरचनाएं बनाई गई थी। जाली का निचला हिस्सा मिट्टी में दबा हुआ था और ऊपरी सिरा लकड़ी की संरचना को सहारा देता था। लकड़ी की संरचना पर घास और मिट्टी से बनी छत थी। ये वही जगह थी जहाँ गडरिये रहते थे। वातावरण बहुत कठोर था। ल्यूमियन ने अब ऑरोरा को नहीं उठाया और उसे पहाड़ी के दूसरी ओर ले गया। खतरनाक रास्ता नीचे छिपा हुआ था। चट्टान से 7-8 मीटर नीचे कूदने वाले रास्ते को देखकर ऑरोरा ने ल्यूमियन से कहा, हालांकि तुम अब इस पर चढ़ सकते हो, समय बर्बाद मत करो, मैं तुम्हें नीचे उड़ा ले जाऊंगी। ठीक है। ल्यूमियन देखना चाहता था कि अगर वो कॉडू छोड़ देता है तो किस प्रकार के बदलाव होंगे। ऑरोरा ने एक हाथ से ल्यूमियन का हाथ पकड़ा और दूसरे हाथ से सिल्वर धूल छिड़की। वो दोनों एक ही समय पर ऊपर तैरने लगे और धीरे धीरे चट्टान के नीचे उड़ गए।
हवा में ल्यूमियन को अचानक अपने सिर में दर्द महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसे जोर से मारा हो। ऑरोरा की भी यही प्रतिक्रिया थी। ल्यूमियन की दृष्टि तेजी से काली पड़ गई, जैसे उसे लगा कि सब कुछ बिखर गया है। ल्यूमियन चौंक कर जागा और उसने मेज, कुर्सी, किताब की बनी अलमारी और अलमारी का परिचित दृश्य देखा। वहीं पहुंच गई जहां से शुरू किया था। वो सोच विचार पूर्वक बिस्तर से उठा और नीचे चला गया, जैसा कि अपेक्षित था। उसने हल्के नीले रंग की ड्रेस में अरोरा को रात का खाना तैयार करते हुए देखा। अरोरा, आज कौन सी तारीख है? ल्यूमियन ने पूछा। अरोरा ने उसे घूर कर देखा। मुझे ग्रैंड सुअर कहो, क्या तुम अभी भी पूरी तरह से जागे नहीं हो? आज 29 तारीख है। जैसा कि अपेक्षित था, लूप दोहराया गया है। ल्यूमियन अरोरा का उत्तर सुनकर हैरान नहीं था। ये तीसरा साइकिल था जिसे वो याद कर सकता था। अपने स्वयं के अनुभव और रहस्यमयी लेडी के संकेतों के साथ वो एक प्रारंभिक निष्कर्ष पर पहुंचा था। लूप की टाइम लिमिट 12th नाइट तक है। लूप की स्पेशल रेंज कॉडू विलेज और उसके आसपास का क्षेत्र है। लूप के कैरेक्टर्स को पाद्रे को मारने से प्रतिबंधित किया गया है। ये लूप के 3 प्रमुख बिंदु हैं। इस विचार पर ल्यूमियन ने अरोरा की ओर देखा और विचारपूर्वक पूछा, ग्रैंड सर, यदि आपने टाइम लूप के बारे में कोई नॉवल लिखा होता तो आप इसे सुलझाने की कुंजी कहाँ रखती? अरोरा ने भ्रम में ल्यूमियन को ऊपर नीचे देखा। तुमने अचानक ऐसा सवाल पूछा और मुझे आज्ञाकारी रूप से ग्रैंड सर भी बुलाया। क्या तुम दूसरों को धोखा देने के लिए कोई नई कहानी लेकर आए हो? मुझे ऐसा लगता है, ल्यूमियन ने ईमानदारी से जवाब दिया। अरोरा ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कुछ देर सोचने के बाद कहा, एक नॉवेलिस्ट के दृष्टिकोण से, या यूं कहें कि सामान्य लॉजिक के दृष्टिकोण से, साइकिल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा निश्चित रूप से फाइनल सीन होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये इस साइकिल का अंत और अगले साइकिल की शुरुआत दोनों हैं। ये वो बटन है जो अंत और शुरुआत को जोड़ता है। इसके बिना समय के सीधे प्रवाह को एक क्लोज सर्कल में बदलने का कोई तरीका नहीं है। इसके बारे में सोचो, लूप उल्टा होता है, इसलिए हमेशा पहली बार होगा। समय को फिर से शुरू करने के लिए अंतिम क्षण में कुछ हुआ होगा। 12th नाइट। ल्यूमियन ने 12th नाइट के बारे में अपनी बहन के अंदाजे से सहमति जताई। उसने सिर हिलाया और पूछा, फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा लूप का पहला दिन क्यों नहीं हो सकता? हमें ये क्यों नहीं पूछना चाहिए कि लूप इस क्षण से क्यों शुरू होता है? अरोरा हंसी और बोली, अस्थायी रूप से कुछ लोगों को धोखा देने के लिए एक छोटी कहानी बनाना तुम्हारा कौशल है, लेकिन जब इसमें इस तरह की सामग्री शामिल होती है जिसके लिए सख्त लॉजिक और समृद्ध ज्ञान की आवश्यकता होती है, तो तुम इसके सक्षम नहीं हो। लूप का पहला दिन होने का कारण शायद वो पावर या एनर्जी है जो लूप का कारण बनती है। पिछले दिन के आगे बढ़ने पर वो इस दिन के साथ ओवरलैपिंग हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसे क्यों एक लूप शायद पूरी दुनिया को कवर नहीं करता, बल्कि कुछ लोकलाइज्ड एरिया को करता है। ऐसा नहीं है कि वो ऐसा करना नहीं चाहता, बल्कि वो ऐसा करने में असमर्थ है। ल्यूमियन ने वास्तव में इस संभावना पर विचार किया था। उसने बस उम्मीद की थी कि उसकी ज्ञानी बहन कोई अलग जवाब देगी। अरोरा ने एक पल के लिए सोचा और जोड़ा, यदि लूप पूरी तरह से एक क्लोज सर्कल नहीं है जहां अंदर और बाहर के लोगों के बीच अभी भी इंटरैक्शन है, उदाहरण के लिए अंदर की जानकारी प्रसारित की जा सकती है और बाहर के लोग प्रवेश कर सकते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल सकते, तो लूप का पहला दिन उस दिन से शुरू हो सकता है जब आउटसाइडर्स प्रवेश करते हैं, ताकि जब लूप दोहराया जाए तो उनके पास कोई पोजीशन न हो। बेशक ये आउटसाइडर्स को कुछ ऐसा करने के लिए भी मजबूर कर सकता है जो वो बाद में मूल रूप से घटनाहीन पहले दिन करेंगे। समान कहानियां बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। जब ल्यूमियन ने ये सुना तो उसकी आंखें चमक उठीं। वो अपनी बहन की जोरदार प्रशंसा करना चाहता था। उसे संदेह था कि लिया, रायन और वैलेंटाइन के प्रवेश के कारण साइकिल 29 मार्च की दोपहर को शुरू हुआ था। यदि ऐसा था तो 12th नाइट पहले ही 10th या 9th नाइट में बदल गई होगी। बेशक ये मूल रूप से 13th नाइट भी हो सकती थी, जो आउटसाइडर्स के इंट्रूजन के कारण 12th नाइट में बदल गई थी। ये सभी ऐसी संभावनाएं थीं जिन्हें ल्यूमियन को स्वयं सत्यापित करना था। वो अपनी बहन के निष्कर्ष से पूरी तरह सहमत था। उसका मानना था कि 12th नाइट को कुछ ऐसा हुआ होगा जिसके कारण लूप हुआ। केवल उस समय क्या हुआ था, ये पता लगाकर ही वो लूप को सुलझाने की कुंजी खोज सकता था। इसलिए ल्यूमियन ने इस साइकिल में किसी भी असामान्यता को ट्रिगर न करने का फैसला किया। उसने जुलूस में शामिल न होने और 12th नाइट तक रुकने का बहाना भी ढूंढ लिया, लेकिन वो कुछ न कुछ तो कर ही सकता था। समय इसकी अनुमति नहीं देगा। जब तक ल्यूमियन 12th नाइट का अनुभव करने के बाद साइकिल से बाहर नहीं निकल जाता, उसे अगले साइकिल के लिए समय का सबसे अच्छा उपयोग करना होगा। एक पूर्ण साइकिल 12 दिनों तक चलता था। उसके बाद बाहरी दुनिया द्वारा कॉडू में किसी असामान्यता को खोजने की संभावना तेजी से बढ़ जाएगी। ल्यूमियन के पास समस्या को हल करने के लिए ज्यादा से ज्यादा एक पूर्ण साइकिल या उससे कम समय था। यदि वो एक साइकिल में असामान्यता को रोकना चाहता था तो उसके पास पर्याप्त सूचना और पूरे गांव की पर्याप्त समझ होनी चाहिए थी। ल्यूमियन खुद का मजाक उड़ाने से नहीं रोक सका। मुझे न केवल असामान्यता को ट्रिगर करने से बचना है, बल्कि समस्या की जांच भी करनी है। चट्टान के किनारे
रस्सी पर चलने वाले क्लाउन और इसमें क्या अंतर था? दोनों चीजें चाहना अच्छी बात नहीं थी। अरोरा ने देखा कि वो कुछ सेकंड तक नहीं बोला और ऐसा लग रहा था कि वो कोई कहानी बना रहा है। उसने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं तो रात का खाना बनाना भूल गई। 1 मिनट रुको, लूमियन ने गंभीर भाव से कहा। अरोरा ने तुरंत अपनी जीभ से आवाज निकाली, मुझे शरारत की गंध आ रही है। लूमियन ने टुक अंदाज में कहा, अरोरा, ग्रैंड सर, वास्तव में हम पहले ही एक लूप में गिर चुके हैं। हे, तुमने अभी अभी ये तरकीब सीखी और तुम इसे मुझ पर इस्तेमाल कर रहे हो? अरोरा गुस्सा और खुश दोनों थी। मुझे लगता है कि लोगों को कभी कभी भरोसेमंद होना चाहिए। लूमियन ने चुपचाप आह भरी। क्या आप कम से कम वो कहानी सुन सकते हैं जो मैंने पहले बनाई थी? क्यों ना आप साथ में मुझे स्कोर भी दें? अरोरा ने बाहर चमकते समय को देखा। ये भी ठीक है। लूमियन ने उस समय से शुरुआत की जब वो लिया और अन्य आउटसाइडर्स से मिला था। उसने ऐसे बात की जैसे उसके पास एक सामान्य रूपरेखा हो, दावा करते हुए कि उसने सपने में अपनी चेतना बनाए रखी और एक अनूठे रुइन में प्रवेश किया। राक्षसों का शिकार करके उसने एक बायोन कैरेक्टरिस्टिक प्राप्त की और एक हंटर बन गया। उसने अपनी छाती पर सील किए गए थॉर्न रिंग पैटर्न के बारे में बात नहीं छिपाई क्योंकि इसमें टाइम लूप की कुंजी शामिल थी। उसने पाद्रे पर भी वही प्रतीक देखा था और पाद्रे को मारने से समय फिर से शुरू हो गया था। शुरुआत में अरोरा अभी भी मुस्कुरा रही थी, सोचते हुए कि उसके भाई ने एक रचनात्मक कहानी बनाई है, लेकिन जैसे जैसे उसने सुना उसका भाव गंभीर हो गया। ऐसी बहुत सारी जानकारी थी जिसे लूमियन को नहीं जानना चाहिए था। जब लूमियन ने कहा कि वो एक बायोंड बन गया है तो अरोरा ने अपना दाहिना हाथ उठाया और अपनी टेम्पल्स की मालिश की। उसकी हल्की नीली आंखें तुरंत गहरी हो गईं, लेकिन उनमें कोई आकृति प्रतिबिंबित नहीं हुई। उसने कुछ देर तक लूमियन की ओर देखा और थोड़ा सिर हिलाया। तुम्हारी ईथर बॉडी में बहुत बड़ा बदलाव आया है। तुम्हारी लाइफ फोर्स और शारीरिक स्थिति सामान्य लोगों की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है। तुम्हारी एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक निश्चित सीमा तक बदल गई है, लेकिन बहुत अधिक नहीं, जैसा कि एक हंटर से अपेक्षित है जो स्पेल कास्टिंग की तुलना में हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बेहतर है। मैं प्रतीक और संबंधित बदलावों को नहीं देख सकती और मैं गहराई से देखने की हिम्मत नहीं करती। अरोरा ने मुंह बनाया और भ्रम में पूछा, मुझे मत बताओ कि तुमने जानबूझकर ऐसी हास्यास्पद कहानी बनाई ताकि मैं तुम्हारे बायोंड बनने को स्वीकार कर लूं? ये लूमियन का विशिष्ट मोडस ऑपरेंडी था। लूमियन ने स्पष्टीकरण नहीं दिया और सीधे उस मिस्टिसिज्म ज्ञान के बारे में बात की जो लेडी ने उसे दिया था। बेशक उसने केवल संक्षेप में नाम का उल्लेख किया और विस्तार से नहीं बताया। ऐसा नहीं था कि वो लेडी की अनुमति प्राप्त करने से पहले अपनी बहन को न बताने के बारे में बहुत नैतिक और सैद्धांतिक था। इसके बजाय दूसरा पक्ष स्पष्ट रूप से बहुत शक्तिशाली था। यदि उसने कीमती ज्ञान लीक किया और उसे क्रोधित किया तो टाइम लूप हल हो सकता था, लेकिन वे मर जाते। इंडिस्ट्रक्टिबल लॉ, लॉ ऑफ कॉन्वर्जेंस, एक्टिंग मेथड। अरोरा दंग रह गई। अरोरा ये देखकर स्तब्ध रह गई कि मिस्टिसिज्म के क्षेत्र में उसके अनपढ़ भाई ने ऐसे अतुलनीय कीमती ज्ञान को समझ लिया। उसे बायोंड बने 5 साल से अधिक समय हो गया था। शुरुआत में उसने उस संगठन में शामिल होने के लिए एम्परर रोजल की डायरी पर भरोसा किया था। उसका पाथवे मिस्टिसिज्म के क्षेत्र में ज्ञान का प्रतीक था। समय समय पर ज्ञान द्वारा उसका पीछा किया जाता था, जिससे वो एक्टिंग मेथड, लॉ ऑफ बायोंड कैरेक्टरिस्टिक्स इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी और लॉ ऑफ बायोंड कैरेक्टरिस्टिक्स कॉन्जर्वेशन में महारत हासिल कर पाती थी, जो बायोंड दुनिया की 3 आधारशिलाएं हैं। इसलिए वो खुद को अपर्याप्त अनुभव पर सफिशिएंट ज्ञान वाला बायोंड मानती थी, जो अपने अधिकांश साथियों से मीलों आगे थी। अब उसका भाई, जो कभी मिस्टिसिज्म के संपर्क में नहीं आया था, ऐसे शब्दों का उल्लेख कर सकता था। इसके अलावा वो बायोंड कैरेक्टरिस्टिक्स के एक लॉ ऑफ कॉन्वर्जेंस के बारे में जानता था, जिसे वो नहीं जानती थी। इसने इस संभावना को समाप्त कर दिया कि लूमियन ने उसकी विचक्राफ्ट नोटबुक में झांका था। मिस्ट्री प्रायर पाथवे की एक बायोंड अरोरा अपने भाई की ओर देखते हुए लॉ ऑफ कॉन्वर्जेंस की बारीकियों को जानने की अपनी इच्छा को दबाते हुए बोली, तुमने उस लेडी को ये ज्ञान सिखाने के लिए क्या कीमत चुकाई? इवन पोषण फॉर्मूला भी निशुल्क था। उसने लूमियन को फिर से ऊपर से नीचे, फिर नीचे से ऊपर देखा, ये पता लगाने की कोशिश की कि उसमें से क्या मिसिंग है। कुछ नहीं। लूमियन आत्म तिरस्कार पूर्ण हंसा। इसलिए ये भयानक है। मुझे ये भी नहीं पता कि मुझे भविष्य में क्या कीमत चुकानी पड़ेगी। हाँ, मुझे संदेह है कि इसका मेरी छाती के प्रतीक और ड्रीम रूइन से कुछ संबंध है। वो लेडी शायद ये चाहती है कि मैं इस संबंधित रहस्य को सुलझाऊं। अरोरा ने संक्षेप में स्वीकार किया, जारी रखें। उसने गंभीरता के साथ बाकी कहानी का इंतजार किया। लूमियन ने उल्लू, लेंट के दौरान असामान्यता और दूसरे साइकिल के दौरान भाई बहनों के अनुभवों के बारे में बताया। उसने इस बारे में भी बताया कि कैसे जैसे ही वे कॉर्डू लिखड़ने का प्रयास करते, साइकिल फिर से शुरू हो जाता।
अरोरा ने ध्यान से सुना और अविश्वास में खुद से बुदबुदाई, या तो मुझे तुम्हारे द्वारा सम्मोहित किया गया है और तुम्हें सब कुछ बता दिया गया है, या समय वास्तव में एक लूप में एंटर कर गया है। वो लूमियन पर विश्वास करने लगी क्योंकि उसने स्वयं अपने इंटेग्रिटी ब्रोच का नाम रखा था और कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं था जब तक कि उसने खुद अपने भाई को नहीं बताया। लूमियन को इसके बारे में जानना असंभव था और उसे इसका कोई आभास नहीं था। लूमियन ने लोहा गर्म होने पर चोट की। मैं ये भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि 3 विदेशी रात में ओल्ड टैवन में दिखाई देंगे। मैं ये भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि पाद्रे आज रात मैडम पुआलिस के साथ संबंध मना रहा है। मैं ये भी भविष्यवाणी कर सकता हूँ कि गडरिया पियर बेरी गाँव लौट आया है। वो जो 3 भेड़े अपने साथ लाया है उनके साथ कुछ गड़बड़ है। और जितना अधिक सुनती गई उतनी ही गंभीर होती गई। कुछ देर बाद उसने कहा, 3 विदेशी दोपहर में गाँव में दाखिल हुए जब हम युद्ध का अभ्यास कर रहे थे। उसके बाद हमने आराम किया और बिल्कुल बाहर नहीं गए। हाँ, दोपहर की कॉम्बैट क्लास में तुम अभी भी एक साधारण व्यक्ति थे। उसने लूमियन के टाइम लूप थ्योरी को स्वीकार कर लिया। यदि कोई और होता तो लूमियन हंसता और कहता, तुमने विश्वास कर लिया? हाँ, तुमने ऐसी हास्यास्पद कहानी पर विश्वास कर लिया। लेकिन औरोर के सामने वो बहुत संयमित था। फिर उसने सुझाव दिया, मैं अब गांव के चक्कर लगाऊंगा और देखूंगा कि क्या मैं और जानकारी जुटा सकता हूँ। औरोर ने सिर हिलाया, मैं भी चारों ओर देखने के लिए अपनी आईज का उपयोग करूंगी, लेकिन इसमें बहुत बड़ी पाबंदियां हैं और ये बहुत खतरनाक है। मुझे यकीन नहीं है कि मुझे कुछ हासिल होगा। लूमियन ने अपना हाथ हिलाया, ये संकेत देते हुए कि वो समझ गया है, और दरवाजे से बाहर निकल गया। जैसे ही लूमियन ने कुछ कदम उठाए, उसने रसोई में खड़ी औरोर की आकृति की ओर मुड़कर देखा। उसने तुरंत अनगिनत अंडेड के बीच औरोर द्वारा उसे सुरक्षित धकेलने के दृश्य के बारे में सोचा और अलगाव का एक अकथनीय दर्द महसूस किया। उसने अवचेतन रूप से पूछा, ग्रॉन सर, आपने पहली बार में मुझे गोद क्यों लिया था? औरोर ने गुस्से में जवाब दिया, मैं भी नहीं चाहती थी। मैं तो बस इतनी दयालु थी कि मैंने तुम्हें कुछ खाना दे दिया, लेकिन तुम मेरा पीछा करते रहे। मैं तुम्हें झटक नहीं सकी और तुमने आज्ञाकारी रूप से मुझे हर तरह के काम करने में मदद भी की। मेरा दिल एक पल के लिए पसीज गया और कौन जानता था कि तुम इतने बड़े हो जाओगे। क्या तुम जानते हो कि तुम जैसे बच्चे को पालना एक युवा लड़की के लिए कितना कठिन था? लूमियन उसे धन्यवाद और प्रशंसा देना चाहता था, लेकिन शब्द उसके मुंह में फंस गए, जैसे कि वो उसकी आंखों और नाक की ओर भागना चाहते हो। उसने अपना सिर घुमाया और वापस गांव की ओर चल दिया। लूमियन को इन्वेस्टिगेट करना था, लेकिन वो किसी भी अबनॉर्मैलिटीज को एक्टिवेट नहीं कर सकता था, जिससे साइकिल समय से पहले रीस्टार्ट हो गया। उसे पेरिफेरल प्रॉब्लम से शुरू करने और एक समय में एक कदम आगे बढ़ने पर विचार करना पड़ा। उसका शुरुआती विचार आज दोपहर पाद्रे की मिस्ट्रेसेस को खोजने और ये देखने के लिए कि क्या वे कुछ जानती हैं, ईव्सड्रॉपिंग और अन्य तरीकों का उपयोग करने का था। यदि उसे कुछ हासिल नहीं होता या फिलहाल अवसर की कमी होती तो वो कैथीड्रल जाता ताकि देख सके कि क्या वो पाद्रे से मिल सकता है और उसे गांव के दैनिक जीवन के बारे में बात कर सकता है। लूमियन का पहला लक्ष्य सिबिल बेरी थी, जो पादरी ग्यूमे बेनेट की मिस्ट्रेस और चरवाहे पियरे बेरी की बहन थी। उसके इन 2 एबनॉर्मल फिगर्स के साथ करीबी संबंध थे, इसीलिए शायद वो कुछ जानती थी। लूमियन का दोस्त ग्यूमे जूनियर ग्यूमे बेरी पियरे बेरी का दूर का चचेरा भाई था, यहाँ तक कि उसके बालों का रंग भी अलग था और वे एक साथ नहीं रहते थे। सिबिल बेरी 24 साल की थी और उसकी शादी जाम मौरी से हुई थी, जो 40 के दशक के अंत का एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था। वो 30 से अधिक वर्षों से अविवाहित था। वो सिबिल बेरी से शादी करने में इसीलिए सक्षम हो सका क्योंकि उसके पास डाउरी के लिए कोई आवश्यकता नहीं थी। लूमियन को संदेह था कि उसके द्वारा केवल थोड़ी सी एसेट्स का उपयोग करके उसे शादी करने का कारण ये था कि वो उस समय पहले से ही पाद्रे की मिस्ट्रेस बन चुकी थी और उसे अपने इललेजिटिमेट सन का पिता बनने के लिए एक पति की आवश्यकता थी। पाद्रे ने गुप्त रूप से कुछ वादा किया था। हालांकि इंटिस खुले विचारों वाला था और इललेजिटिमेट चिल्ड्रन आम थे, फिर भी कई पति पत्नियां पता चलने पर गुस्सा होने के बावजूद अपने जीवन साथी के इललेजिटिमेट चिल्ड्रन को अपने संरक्षण में लेने के लिए तैयार थे। आखिरकार ये भविष्य में एक अतिरिक्त मुफ्त मैन सर्वेंट या मेड होने के बराबर था। इसके अलावा उनके पास किसी भी एसेट्स को विरासत में पाने का अधिकार नहीं था, लेकिन इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के क्लर्जीमैन को शादी करने और बच्चे पैदा करने की अनुमति नहीं थी। वे अक्सर अपने इललेजिटिमेट चिल्ड्रन के लिए पिताओं की तलाश करते थे। लूमियन कोर्दू के किनारे पर स्थित एक ग्रेश व्हाइट छोटे घर पहुंचा, जिसमें केवल एक मंजिल थी। रसोई के पीछे बेडरूम था और दूसरी तरफ तहखाने से जुड़ा हुआ था, जो लिविंग रूम और डाइनिंग रूम का काम करता था। वहाँ कोई वॉशरूम नहीं था। उन्होंने घर के पीछे केवल एक शेड बनाया था। लूमियन बिना खटखटाए अंदर घुस गया, चुपचाप घर के बगल में आया और बेडरूम की खिड़की के नीचे स्क्वाटिंग करने लगा। उस समय अंदर कोई बैठा था। लूमियन उनकी सांसों को सुन सकता था और उनकी संबंधित ऊंचाई का निर्धारण कर सकता था। ज्यादा समय नहीं बीता था कि रसोई से बेडरूम तक हल्के पदचिन्हों की आवाज आई। हिसाब लगाने की कोई जरूरत नहीं थी। एक हंटर के रूप में लूमियन के मन में स्वाभाविक रूप से कदमों के मालिक का अनुमानित वजन आ गया था। ये संभवतः एक महिला थी, शायद सिबिल बेरी। लूमियन की सिबिल बेरी के बारे में धारणा ये थी कि एक ऐसी महिला जिसके बाल नर्म और चिकने काले थे और जो अन्य महिलाओं की तरह उन्हें बांधना पसंद नहीं करती थी। वो उन्हें खुला छोड़ देती थी या उन्हें एक पोनीटेल में बांध लेती थी, जिससे ये एहसास होता था कि वो अभी भी एक युवा अविवाहित लड़की है। उसके चेहरे के नक्शे बहुत शानदार नहीं थे, लेकिन वे कोमल और गोल थे, काफी मांसल थे। इस समय जाम मौरी, जो बेडरूम में चुपचाप बैठा था, उदासी भरे स्वर में बोला, क्या पादरे आज दोपहर यहाँ आए थे? उसकी आवाज बिल्कुल उसी की तरह थी
काफी भारी। वो उस तरह का व्यक्ति था जो आमतौर पर गांव के चौक में एल्म ट्री के नीचे गप्पे मारता था और हर 4-5 वाक्यों में से एक का जवाब देता था। इसके अलावा वो अक्सर अपने काले बालों में कंघी करने में बहुत आलसी था। उसकी भूरी आंखें बेजान थी और उसकी दाढ़ी साफ नहीं की गई थी। वो उदास लग रहा था। वे यही थे। सिबिल की आवाज अभी भी थोड़ी बचकानी थी। वो पैदा ही ऐसी हुई थी। जां मोरी एक पल के लिए चुप रहा, फिर उसने पूछा कि क्या तुमने ये किया? हमने किया, सिबिल ने स्पष्ट रूप से उत्तर दिया। जां मोरी फिर से चुप हो गया। जब सिबिल किचन की ओर चली गई तो उसने कहा कि मेरे पास पाद्रे के बारे में कहने के लिए बहुत कुछ नहीं है, लेकिन तुम अन्य मनुष्यों से सावधान रहो, खासतौर पर पाटो रसेल से। पाटो रसेल मडोना बेनेट का पति था। उसकी पत्नी भी पाद्रे की मिस्ट्रेस थी। खिड़की के बाहर खड़े लूमियन की गुप्त रूप से बोलती बंद हो गई। ये संबंध वास्तव में बहुत उलझा हुआ था। पाद्रे के प्रति उसका सम्मान बढ़ गया। वो दोपहर में सिबिल बेरी के पास आया था और वो रात में मडोना पुआलिस के साथ डेट कर रहा था। उसे चीटिंग के क्षेत्र में एक मॉडल वर्कर कहा जा सकता था। यदि वो इस क्षेत्र की अपनी अधिक एनर्जी चर्च के मामलों में लगा सकता और उसे अपनी स्कीमिंग और मैकेनेशंस के साथ जोड़ सकता, तो वो बहुत पहले ही क्लर्जिकल रैंक में उन्नति कर चुका होता और एक बियॉन्डर बन चुका होता। क्लर्जिकल रैंक चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेजिंग सन के क्लर्जीमैन का पद था। पहली रैंक से शुरू करते हुए ऑस्टियरी, रीडर, चैंटर, एक्लाइट, सब डीकन, डीकन जिसे प्रीस्ट या पाद्रे के रूप में भी जाना जाता था, बिशप, आर्क बिशप और कार्डिनल। पोप क्लर्जी के पदों में नहीं था। उनमें से छठी रैंक या इससे ऊपर के पदों ने उन्हें सीनियर क्लर्जीमैन बना दिया। और के शब्दों में संभव था कि उनके पास सुपर पावर्स हों। जहां तक सबसे निचले 3 पदों की बात है, वे मुख्य रूप से कैथीड्रल के कामकाज और रिचुअल सपोर्ट को संभालते थे। पिछले कुछ सदियों में वे केवल मानद उपाधियां थीं और उन्हें सच्चे क्लर्जीमैन के रूप में नहीं माना जाता था। चौथी रैंक के एक्लाइट आमतौर पर वे छात्र होते थे जो अभी सेमिनरी से ग्रेजुएट हुए थे। 5वीं रैंक का सब डीकन एक ग्रामीण इलाके में कैथीड्रल की अध्यक्षता करने के लिए एक सच्चे प्रीस्ट का प्रतिनिधित्व करता था। कोर्दो में स्थिति ऐसी ही थी। एक 5वीं रैंक का सब डीकन पाद्रे था, चौथी रैंक का एक्लाइट डिप्टी पाद्रे था और उनके पास कुछ स्टाफ था। गुली में बेनेट को एक सच्चे प्रीस्ट बनने के लिए केवल एक और रैंक आगे बढ़ने की आवश्यकता थी। अब समझती हूँ, सिबिल ने अपने पति के सुझावों को सरलता से उत्तर दिया। जां मोरी ने विषय बदल दिया। क्या तुम्हारा भाई पियरे चरवाहे से वापस आ गया है? हाँ, एक महत्वपूर्ण रिचुअल है जिसमें उसकी मदद की आवश्यकता है, सिबिल ने लापरवाही से समझाया। एक रिचुअल? जब लूमियन ने ये सुना तो उसकी पलकें फड़कने लगी। जां मोरी ने पूछा, लेंट फेस्टिवल? नहीं, ये गॉड का एक रिचुअल है, सिबिल ने अधीरता से उत्तर दिया। ज्यादा मत पूछो, समय आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। जां मोरी ने संक्षिप्त में स्वीकार किया और कहा, प्रेज द सन। सिबिल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और बेडरूम छोड़कर किचन में चली गई। लूमियन ने तुरंत एक निर्णय लिया। सिबिल को पाद्रे और चरवाहे पियरे बेरी के बीच गुप्त सौदों की कुछ समझ थी, लेकिन उसका पति जां मोरी पूरी तरह से अनजान था। वो जिस रिचुअल की बात कर रही थी वो दावत में होने वाली सैक्रिफाइस सेरेमनी नहीं थी। ये संभव था 12th नाइट से संबंधित थी। कुछ हासिल करने के बाद लूमियन मोरी के घर से निकला और उस 2 मंजिला इमारत की ओर भागा जहां पाटो रसेल और मडोना बेनेट रहते थे। सिबिल के विपरीत मडोना बेनेट की शादी उसकी विरासत के एक हिस्से के साथ हुई थी। पाटो रसेल को भी अपने मूल घर से अपना हिस्सा मिला था, इसीलिए वे एक अच्छा घर बना सकते थे और चरवाहों को चराई के लिए 20 से अधिक भेड़ें सौंप सकते थे। लूमियन नहीं जानता था कि मडोना कब पाद्रे की मिस्ट्रेस बनी। उसे केवल इतना पता था कि पिछले 1 साल में मडोना पुआलिस से जुड़ने से पहले पाद्रे अक्सर मडोना के पास जाता था। शायद उसकी पहचान के टाबू ने कुछ चिंगारी भड़काई थी। इस समय पाटो रसेल, जिसकी एक जेंटलमैन्स बियर्ड थी, किचन में टहल रहा था। उसने मडोना से पूछा, जो लेडी मेड को आदेश देने में व्यस्त थी, कि तुम पाद्रे को दोबारा मेहमान के रूप में कब बुलाओगी? उसके चेहरे पर एक उत्साहपूर्ण भाव था जो कोर्दू में असली ताकत वाले व्यक्ति के साथ जुड़ने की उम्मीद कर रहा था। मडोना ने पाटो के पिता की इललेजिटिमेट डॉटर की ओर देखा जो खाना बनाने वाली नौकरानी थी और सूक्ष्म लहजे में कहा, मुझे नहीं पता, ये उनके मूड पर निर्भर करता है और उनकी शारीरिक स्थिति पर भी, मुझे लगता है। बाहर ईव्सड्रॉपिंग कर रहे लूमियन ने चुपचाप बुदबुदाया, क्या तुम हाल ही में अक्सर प्रार्थना करने के लिए कैथीड्रल नहीं जाती? तुम साथ साथ में उनसे पूछ सकती हो। पाटो रसेल ने हार मानने से इनकार कर दिया। अक्सर कैथीड्रल जाना? लूमियन ने त्योरियां चढ़ाई। पाद्रे का समूह कैथीड्रल में गुप्त रूप से कुछ योजना बना रहा है। वो वास्तव में इटर्नल ब्लेजिंग सन और सेंट सिथ की जरा भी परवाह नहीं करता। थोड़ी देर सुनने के बाद लूमियन रसेल के घर से गांव के चौक के किनारे स्थित कैथीड्रल की ओर चल पड़ा, इस उम्मीद में कि वो पाद्रे से आमने सामने बात कर सके। हालांकि जब वो कैथीड्रल पहुंचा तो गुली में बेनेट वहां नहीं था। वेदी के सामने केवल डिप्टी पाद्रे मिशेल गारेगे खड़ा था। डारेगे के इस विदेशी ने बिगौर थियोलॉजिकल सेमिनरी से स्नातक किया था। पिछले साल उसे बिशप के आदेश पर गुली में बेनेट का असिस्टेंट बनने के लिए कोर्दू भेजा गया था। उसे आमतौर पर बहिष्कृत किया जाता था और वो केवल अंत्येष्टि, विवाह और नवजात शिशुओं के पंजीकरण का प्रभारी था। पिछले साइकिल के दौरान लूमियन कैथीड्रल पहुंचा था और उसका सामना पाद्रे से हुआ था जो बाहर जा रहे थे। उन्होंने उसे अगले दिन प्रार्थना करने के लिए कहा था, जिससे मिशेल को विश्वासियों की प्रार्थनाओं और स्वीकृतियों को सुनने का मौका नहीं मिला। मिशेल लूमियन से लंबा था। लूमियन ने महसूस किया कि हंटर पोशन पीने के बाद
उसकी लंबाई 2 से 3 सेंटीमीटर बढ़ गई थी। वो लगभग 1.8 मीटर लंबा था। घुंघराले भूरे रंग के बालों वाला एक युवा लड़का था मिशेल। सुनहरे धागों वाले सफेद लवादे पहने मिशेल गारिगे को देखते हुए लूमियन ने अपनी बाहें फैलाईं। प्रेज द सन। झुकने के बाद उसने मिशेल को घूर कर देखा, ये देखने के लिए कि ये डिप्टी पादरे चर्च ऑफ इटर्नल ब्लेजिंग सन के शिष्टाचार पर कैसी प्रतिक्रिया देता है। यदि थोड़ी सी भी हिचकिचाहट होती तो लूमियन ये निर्धारित करने में सक्षम होता कि उसे पादरे के समूह द्वारा फंसाया गया था। लेकिन मिशेल गारिगे ने तुरंत उसी मुद्रा के साथ जवाब दिया, प्रेज द सन। वो बिल्कुल जरा भी नहीं हिचकिचाया। उसकी भूरी आंखें खुशी और प्रत्याशा से भरी थीं। मडोना बेनेट के शब्दों से पादरे का समूह अक्सर यहाँ मामलों पर चर्चा करता था। एक डिप्टी पादरे के रूप में मिशेल को तो कुछ तो नोटिस करना चाहिए था। लूमियन के सीधे नहीं पूछा। उसने चारों ओर देखा और पूछा, क्या पादरे यहाँ नहीं है? वे काफी समय से जा चुके हैं। मिशेल ने उत्तर दिया, लगभग 15 मिनट पहले 3 विदेशी यहाँ आए थे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। डिप्टी पादरे की आंखें भावुक थीं, मानो वो पूछ रहा हो कि लूमियन यहाँ रहते हुए स्वीकृति करेगा। ये देखते हुए कि पादरे ने शायद चक्कर लगा लिया हो और वापस कैथीड्रल में छिप गया हो, मडोना पुआलिस द्वारा रात का खाना लाने का इंतजार कर रहा हो और मिशेल की उसके साथ बातचीत सुन रहा हो, लूमियन ने जानबूझकर आह भरी, तो फिर इसे भूल जाओ, मैं कल फिर से प्रार्थना करूंगा। मिशेल की आंखों की चमक खो गई। लूमियन मुड़ा और कैथीड्रल से बाहर निकल गया। उसने रात गहरी होने पर मिशेल के निवास पर छिपकर जाने की योजना बनाई ताकि देख सके कि क्या उसे कोई उपयोगी जानकारी मिल सकती है। ये देखते हुए कि सूर्य ढलने ही वाला है, वो घर लौटा और औरोर से पूछा, क्या तुम्हें कुछ मिला? औरोर ने थोड़ा सिर हिलाया। तुम्हारे द्वारा बताई गई अबनॉर्मैलिटीज के अलावा मैंने ये भी पाया कि डिप्टी पादरे मिशेल गारिगे के साथ कुछ गड़बड़ है। हाँ, लूमियन ने अपने आश्चर्य नहीं छिपाया। ल्यूमिया ने अभी पुष्टि की थी कि मिशेल गैरी को गियोम बेनेट और अन्य लोगों द्वारा फंसाया नहीं जाना चाहिए था। उसने देर रात डेप्यूटी पादरे से मिलने की योजना बनाई, लेकिन जब वो घर लौटा तो उसने अपनी बहन को ये कहते सुना कि उसके बारे में कुछ गलत था। औरोर ने ल्यूमियन की ओर देखा और मुस्कुराई। मेरा अनजान भाई उसके ठीक सामने खड़ा था जब मुझे एहसास हुआ कि उसके बारे में कुछ अजीब था। लगता है तुमने ध्यान नहीं दिया। वो काफी प्रसन्न दिखाई दे रही थी, यहाँ तक कि उसे अपना दाहिना हाथ अपने मुंह को ढकने के लिए उठाना पड़ा। आखिरकार उसका छोटा भाई, जो स्पष्ट रूप से मिस्टिसिज्म से अनभिज्ञ था, अचानक एक बियॉन्डर बन गया था। उसने उन्नत ज्ञान का खजाना हासिल कर लिया था और पता लगा लिया था कि कॉर्डू एक टाइम लूप में फंसा हुआ है। न केवल वो एक बहन के रूप में बेकार रही थी, बल्कि उसने खुद को मिस्टिसिज्म के ज्ञान में मात खाते हुए भी पाया था। इसने उसे थोड़ा नाखुश कर दिया था। अब उसने आखिरकार एक बड़ी बहन के रूप में अपनी गरिमा वापस पा ली थी। ल्यूमियन ने अपनी बहन की मुस्कान की ओर देखा और सिर हिलाया। मैंने उसके व्यवहार में कुछ भी असामान्य नहीं देखा। औरोर ने संक्षिप्त रूप से स्वीकार किया, उसका एस्ट्रल प्रोजेक्शन में इसे कैसे कहूँ, सरल शब्दों में ये एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक चमकीला है और वो कोई बियॉन्डर नहीं है। उसने लंबे समय से व्यवस्थित रूप से अपने शरीर को प्रशिक्षित नहीं किया है। शायद वो एक अच्छी शारीरिक बनावट के साथ पैदा हुआ था। ल्यूमियन ने उलझन में पूछने से पहले अनुमान लगाया, एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है? औरोर ने आश्चर्य से पूछा, तुम्हें नहीं पता? नहीं। ल्यूमियन ने अपना सिर हिलाया। औरोर फिर से मुस्कुराई और अविश्वसनीयता के संकेत के साथ कहा, उस महिला ने तुम्हें दिव्य पथों, लॉ ऑफ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी और एक्टिंग मेथड सिखाया, लेकिन उसने तुम्हें एस्ट्रल प्रोजेक्शन जैसी बुनियादी अवधारणाओं के बारे में नहीं बताया। वो जल्दी में थी, इसलिए उसने केवल मुख्य बिंदुओं पर ध्यान केंद्रित किया। ल्यूमियन ने रहस्यमयी महिला का बचाव किया। और भी खुशी से मुस्कुराई। शायद ये बुनियादी मिस्टिसिज्म ज्ञान अनौपचारिक हंटर्स के लिए बेकार है। तुम्हें बस ट्रैक करने, जाल बिछाने और लड़ने की जरूरत है। उसे अपने भाई की वर्तमान स्थिति का वर्णन करने में संघर्ष करना पड़ा। ये कहना कि वो मिस्टिसिज्म से अनभिज्ञ था पूरी तरह से सटीक नहीं था, क्योंकि वो बहुत कुछ जानता था। जो चीजें उसने सीखी थी वो सभी अद्भुत थी। ये कहना कि उसका ज्ञान अधिकांश बियॉन्डर्स से अधिक था, ये भी सही नहीं था। उसे ये भी नहीं पता था कि एस्ट्रल प्रोजेक्शन क्या होता है। औरोर ने आह भरी और गंभीरता से कहा, मैं केवल तुम्हारी मिस्टिसिज्म शिक्षा को पूरा कर सकती हूँ। याद रखो, मिस्टिसिज्म में मानव शरीर के बाहरी हिस्सों को 4 स्तरों में विभाजित किया गया है। सबसे भीतरी लरत, जो कि कोर भी है, सोल बॉडी है। ये लगभग एक स्पिरिट की अवधारणा के बराबर है। ये सब कुछ की आध्यात्मिकता है जिसे मजबूती मिलती है। आप कह सकते हैं कि ये एक आत्मा के निर्माण का सार है। एक मिस्ट्री प्रायर के लिए पोषण मुख्य रूप से सोल बॉडी को अपग्रेड करता है। एस्ट्रल प्रोजेक्शन सोल बॉडी के बाहर स्थित होता है। ये वास्तविक और स्पिरिट दुनिया में बाद वाले की अभिव्यक्ति है। इसके अलावा ये आपकी इच्छा और वर्तमान भावनाओं से निकटता से संबंधित है। तो क्या तुम समझे जब मैंने कहा कि डेप्यूटी पादरे का एस्ट्रल प्रोजेक्शन एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में अधिक चमकीला था, तो मेरा मतलब था कि उसके सोल बॉडी या स्पिरिट में कोई समस्या है। ये उसके एस्ट्रल प्रोजेक्शन में परिलक्षित होता है। इसका उसकी नैसर्गिक शारीरिक बनावट से कोई लेना देना नहीं है। बेशक ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि उसकी आध्यात्मिकता नैसर्गिक रूप से मजबूत है।
एस्ट्रल प्रोजेक्शन के माध्यम से हम अभी भी लक्ष्य की वास्तविक भावनाओं को समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए लाल रंग जुनून और उत्साह का प्रतीक है, नारंगी रंग गर्माहट और संतुष्टि का प्रतिनिधित्व करता है, पीला रंग खुशी और बहिर्मुखता को दर्शाता है, हरा रंग शांति और अमन को दर्शाता है, नीला रंग शीतलता और आत्मनिरीक्षण का सुझाव देता है, सफेद रंग चमक को दर्शाता है, अधिकतम सुधार करने की उत्सुकता, गहरे रंग चिंता, दुख और सन्नाटे का प्रतीक है, बैंगनी रंग का तात्पर्य है कि आध्यात्मिकता नियंत्रण ले रही है, शीतलता और अलगाव। इनका ढोंग करना बहुत कठिन है, लेकिन ये अपेक्षाकृत आम है। हमारे लिए सूक्ष्म भावनाओं और नाजुक संवेदनाओं में अंतर करना असंभव है। ल्यूमियन ने ध्यान से सुना, मानो वो एक फाउंटेन पेन निकालना चाहता हो और सब कुछ लिखना चाहता हो। बस सुनो। और बात करते करते थोड़ा थक गई थी। वो डाइनिंग टेबल पर बैठ गई। मैं तुम्हें बाद में अपनी पहली विचक्राफ्ट नोटबुक दूंगी, ये ऐसे बुनियादी ज्ञान से भरी हुई है। ठीक है, ठीक है। ल्यूमियन बैठ गया और आज्ञाकारी ढंग से सिर हिलाया। एस्ट्रल प्रोजेक्शन के बाहर क्या है? और ने अपना नक्काशीदार गिलास उठाया और एक घूंट लिया। उससे परे बदन और मन की शरीर है। इस बिंदु से आत्मा और मांस विलय हो जाते हैं। मन के शरीर में मन शामिल है। ये किसी के तर्क, सोच, अंतर्दृष्टि और चीजों को समझने की क्षमता से संबंधित है। कुछ पोषण मुख्य रूप से इसे अपग्रेड करते हैं, लेकिन मंत्रों में भी इसे लक्षित करने वाले कई मंत्र हैं। सबसे बाहरी परत ईथर बॉडी है। ये जीवन शक्ति और शारीरिक स्थिति की अभिव्यक्ति है। इसलिए मैं एक नजर में बता सकती हूँ कि आपके शरीर में बहुत सुधार हुआ है। हाँ, ईथर बॉडी के विभिन्न हिस्सों की मोटाई, चमक और रंग के माध्यम से मैं लक्ष्य के जीवन काल का भी निर्धारण कर सकती हूँ। एक सीक्वेंस 7 मिस्ट्री प्रायर के रूप में मैं लक्ष्य की ईथर बॉडी की विशिष्ट स्थिति से उसकी जीवन काल का निर्धारण कर सकती हूँ। रही बात इनके बीच अंतर कैसे करें, तो नोटबुक बाद में पढ़ लेना। ल्यूमियन को ज्ञान प्राप्त हुआ। हंटर पोशन मुख्य रूप से ईथर बॉडी को लक्षित करता है। तुम गलत हो। ये शरीर और जीवन शक्ति को लक्षित करता है और ईथर बॉडी इन दोनों की सीधी अभिव्यक्ति है। ल्यूमियन ने सिर हिलाया और सुधार किया। इस प्रकार के मिस्टिसिज्म ज्ञान की प्रारंभिक समझ हासिल कर ली। उसने अपनी बहन की बातों को याद किया और उत्सुकता से पूछा, और तुमने डेप्यूटी पादरे का अवलोकन कैसे किया? मुझे तुम आसपास महसूस क्यों नहीं हुए? और मुस्कुराई। वास्तव में मैं पूरे समय घर पर ही रही हूँ, मिस्ट्री प्रायर प्राइवेट के विशिष्ट लक्षण का उपयोग करके। क्या विशिष्ट है? ल्यूमियन ने इस मानसिकता के साथ पूछा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी बहन जवाब ना दे। और ने अपनी आंखों की ओर देखा। एक मिस्ट्री प्रायर की सबसे अनूठी क्षमता को मिस्ट्री प्राइंग आइज कहा जाता है। हालांकि मुझे पूरी मिस्ट्री प्राइंग आइज को सक्रिय करने में सक्षम होने से पहले एक उच्च सीक्वेंस तक पहुंचने की आवश्यकता है, जिससे ये न केवल मेरे लिए काम करे, बल्कि इसे अन्य वस्तुओं की सतह पर भी रखा जा सकता है, ताकि मुझे दूर से मामलों की निगरानी करने में मदद मिल सके। इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्ट्री प्रायर की आंखें इससे पहले विशेष नहीं है। सीक्वेंस 9 के बाद से ही एक मिस्ट्री प्रायर ने उसी वही प्राइवेट के अधिकांश सीक्वेंस बियॉन्डर्स की तुलना में अधिक देखा है। सबसे सरल उदाहरण ये है कि एक हंटर अपनी डिविनिटी में गुणात्मक परिवर्तन से पहले केवल एक ईथर बॉडी देख सकता है। इसके अलावा ये कम विस्तृत तरीके से होता है। और अब मैं एस्ट्रल प्रोजेक्शन के विभिन्न डिटेल्स की जांच कर सकती हूँ। इसके अतिरिक्त मैं अपने आसपास की उन चीजों को भी देख सकती हूँ जो आमतौर पर दिखाई नहीं देती हैं। और ने रसोई की ओर देखा। इसने ल्यूमियन को अकथनीय रूप से झकझोर दिया। उस दिशा में स्पष्ट रूप से कुछ भी नहीं था, लेकिन उसे लगा कि वहां कुछ अदृश्य हो सकता है जिसे वो नहीं देख सकता था। और ने आगे कहा, बेशक ये अच्छी बात नहीं हो सकती है। जब आप ऐसी चीजें देखते हैं जो आपको नहीं देखनी चाहिए, तो कुछ होना बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मैं खुद को रोकती रही हूँ। मैं उन चीजों को नहीं देखती जो मुझे नहीं देखनी चाहिए, लेकिन जैसे जैसे आपका सीक्वेंस बढ़ता है, ये आपके हाथ में नहीं होता कि आप न देखें। ल्यूमियन ने एक पल के लिए सोचा और उलझन में पूछा, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि केवल उच्च सीक्वेंसी एस्ट्रल प्रोजेक्शन को बाहर प्रोजेक्ट कर सकते हैं? तुम घर से कैथेड्रल के लोगों का अवलोकन कैसे कर सकती हो? और ने अपना दाहिना हाथ उठाया और इस ओर इशारा किया। तुमने हमेशा मुझसे कहा है कि ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। सामान्य परिस्थितियों में ये सच है कि मैं घर से सैकड़ों मीटर दूर की चीजों का अवलोकन नहीं कर सकती, लेकिन मनुष्य उपकरणों का उपयोग कर सकते हैं और मेरे पास 2 सहायक हैं। जैसे ही उसने बात की, उसने अपनी नीली पोशाक की एक छिपी हुई जेब से 2 चीजें निकाली। एक पीतल का टेलीस्कोप था जो सिकुड़कर लंबा हो सकता था, और दूसरा एक गहरे रंग की स्याही की बोतल का लघु रूप था। ये एक बच्चे के खिलौने जैसा लगता था। देखो, टेलीस्कोप मुझे कुछ 100 मीटर दूर के लोगों को स्पष्ट रूप से देखने में मदद कर सकता है। एक बार जब दृश्य सीमा क्लोज हो जाती है, तो मैं लक्ष्य के एस्ट्रल प्रोजेक्शन, ईथर बॉडी और मन के शरीर की स्थिति का अवलोकन कर सकती हूँ। और ने मुस्कुराते हुए कहा, ये बिना बाधाओं वाले खुले स्थानों के लिए उपयुक्त है। ल्यूमियन थोड़ा अवाक रह गया। वो भी काम करता है? वे स्पष्ट रूप से मिस्टिसिज्म पर चर्चा कर रहे थे। उसकी बहन ने टेलीस्कोप क्यों निकाला? इसके बारे में क्या है? उसने पॉकेट इंक बोतल की ओर इशारा किया। और ने जवाब नहीं दिया। उसने अपनी कनपटियों की मालिश की और बोतल का ढक्कन खोल दिया। ल्यूमियन को अचानक थोड़ी ठंड महसूस हुई। खिड़की से एक ठंडी हवा बहती हुई महसूस हुई। ये एक अनूठा स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर है। और ने इंट्रोड्यूस किया। ये कहाँ है? ल्यूमियन ने चारों ओर देखा।
और काफी हैरान थी। तुम्हें अभी तक स्पिरिट विजन को एक्टिवेट करना नहीं आता, लेकिन क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुमने जंगल में बहुत सारे अनडेड देखे हैं? ल्यूमियन ने साइकिक में स्पिरिट विजन शब्द के बारे में पढ़ा था और वो जानता था कि इसका मतलब क्या होता है, लेकिन इस बारे में वो पूरी तरह से अनभिज्ञ था कि स्पिरिट विजन को एक्टिवेट कैसे करते हैं। उसने अपनी बहन की ओर देखा और धीरे से अपना सिर हिलाया। मुझे नहीं पता। फिर उसने अनुमान लगाया, शायद तथाकथित पैरामिडा में प्रवेश करने पर सामान्य लोग सीधे भूत और अनडेड देख सकते हैं। और ने गंभीरता से सोचा और पूछा, तो तुम हर्मीज, प्राचीन हर्मीज, एल्विश, ड्रैगनीज या जॉटिन को नहीं जानते? वे क्या हैं? ल्यूमियन ने पूरी तरह से प्रदर्शित किया कि मिस्टिसिज्म के क्षेत्र में अनपढ़ होने का क्या मतलब होता है। और खुद को फेस पाम करने से नहीं रोक सकी। उस महिला ने तुम्हें वास्तव में क्या सिखाया? लॉ ऑफ बियॉन्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, इंडिस्ट्रक्टिबिलिटी, लॉ ऑफ कन्वर्जेंस, एक्टिंग मेथड, डिवाइन पाथ्स, सीक्वेंस 0, सील्ड आर्टिफैक्ट्स। ल्यूमियन ने ईमानदारी से जवाब दिया। और को लगा जैसे वो दिखावा कर रहा है। मुझे लगता है तुम्हें पिटाई की जरूरत है। वो कुछ सेकंड के लिए आह भरने से पहले शांत हो गई। तो मैं तुम्हें स्पिरिट विजन को एक्टिवेट करने का तरीका, कि रिचुअलिस्टिक मैजिक को कैसे करना है और अलौकिक शक्तियों वाली भाषा का उपयोग कैसे करना है, ये सिखाऊंगी। ये केवल एक मोटा स्पष्टीकरण है। यदि तुम वास्तव में इसे पूरी तरह से मास्टर करना चाहते हो, विशेष रूप से उन कुछ भाषाओं को, तो इसमें कम से कम 1 या 2 साल लगेंगे। बेशक ये आपके सीक्वेंस प्राइवेट के साथ भी एक समस्या है। हंटर्स की शायद सीखने की क्षमताओं में सुधार नहीं होता और न ही उनके पास मिस्टिसिज्म में कोई वृद्धि होती है। उस समय मैंने आधे साल से भी कम समय में उन सभी पर महारत हासिल करने के लिए परिश्रम और शिक्षा पर भरोसा किया। उसके दाहिने हाथ ने उसके सामने शून्य को धीरे से सहलाया, जैसे कि वो एक पारदर्शी बिल्ली को सहला रही हो। बियॉन्डर्स के लिए स्पिरिट विजन को एक्टिवेट करना बहुत सरल है, लेकिन अभी तक पूरी तरह से अंधेरा नहीं हुआ है। पहले कुछ और बात करते हैं। मैं इसे व्हाइट पेपर कहती हूँ। ये एक बहुत ही कमजोर स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर है। जब तक कि आपके पास एक सटीक विवरण है, आप एक अनुष्ठान कर सकते हैं और इसे अपने नाम पर बुला सकते हैं। इस तथ्य के अलावा कि स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर को देखना कठिन है, इसका केवल एक ही उपयोग है, वो है कंट्रैक्टर की किसी निश्चित अलौकिक शक्ति को ले जाना, लेकिन ये बहुत जटिल या बहुत शक्तिशाली नहीं हो सकती है। ल्यूमियन ने अदृश्य स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर की ओर देखा और कुछ पल के लिए विचार किया। ये कितना कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, ये कितना मजबूत हो सकता है। मुझे लगा था कि तुम पूछोगे कि रिचुअलिस्टिक मैजिक को कैसे समन या परफॉर्म किया जाए, लेकिन तुम बस ये जानना चाहते हो कि इसे इस्तेमाल कैसे करना है। और ने चिढ़ाया, ये हंटर पाथवे की एक विशेषता हो सकती है। तुम्हें प्रिंसिपल्स को पूरी तरह समझने की जरूरत नहीं है, केवल ये विचार करना है कि उन्हें अप्लाई कैसे किया जाए। ल्यूमियन की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना उसने विचार किया और कहा, मैंने कोशिश की है। बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं होने का मतलब है कि ये केवल एक एक्शन कर सकता है। बहुत शक्तिशाली नहीं होने का मतलब है कि ये मिस्ट्री प्रायर सीक्वेंस 7 वॉरलॉक के स्पेल से आगे नहीं बढ़ सकता। और के साथ इस पर चर्चा करना अच्छा है। उसकी चीजों को क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली विश्लेषण करने की आदत है, उस व्यक्ति के विपरीत जो वेग डिस्क्रिप्शंस पसंद करता है। ये सुनकर ल्यूमियन भावुक हो गया। जैसे ही उसने इस पर विचार किया, वो खड़ा हो गया और अपनी बहन की डाइनिंग टेबल पर खाना लाने में मदद की। खाते समय उसने पूछा, लेकिन मुझे याद है कि तुम्हारे स्पेल्स को अक्सर मटेरियल्स की आवश्यकता होती है। तुम व्हाइट पेपर को कैरी नहीं कर सकती है ना? हाँ, ये इनकन्वीनियंट है। और ने फ्राइड ट्राउट का एक टुकड़ा उठाया और उसे अपने मुंह में भर लिया। चबाने और निगलने के बाद उसने कहा, इसके अलावा एक वॉरलॉक के स्पेल्स एक मूव में पूरे नहीं होते। यहाँ तक कि सबसे सरल के भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला, स्पिरिचुअलिटी को कॉन्सेंट्रेट करना है। दूसरा, मन में संबंधित स्पेल के सिंबल को आउटलाइन करना है। इसे जोर से इनकैंटेशन पढ़ने से भी बदला जा सकता है। तीसरा, स्पेल डालने के लिए मटीरियल्स का उपयोग करना है। मटीरियल्स या तो एक मीडियम के रूप में या स्पेल के हिस्से के रूप में काम करते हैं। ये सुनने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है। ये ऐसा कुछ नहीं है जिसे सिंगल सेल्ड व्हाइट पेपर कर सके। ल्यूमियन जानता था कि वो इसे जल्दी नहीं कर सकता। उसे स्पेल्स को कुशलता से डालने से पहले व्यापक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी। और ने उस पर एक नजर डाली। इसके बारे में सोचो भी मत। तुम्हारे लिए मेरे जैसा होना असंभव है। सबसे पहले तुम अपने सीक्वेंस से सीमित हो और तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी अपर्याप्त है। दूसरा, स्पेल्स डालने में मदद करने के लिए मटेरियल्स का उपयोग करना एक यूनिक क्षमता है जो केवल वॉरलॉक्स के पास है। हाँ, शायद कुछ पाथवेज की कुछ सीक्वेंसेस ऐसा कर सकते हैं। मैं एक निश्चित निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं जानती। हालांकि जब हंटर सीक्वेंस 7 पर पहुंच जाता है और पायरोमेनियक बन जाता है, तो वे कई फायर रिलेटेड स्पेल्स का उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा उन्हें मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं होती और ना ही उन्हें अपने मन में सिंबल्स को आउटलाइन करने या इनकैंटेशंस पढ़ने की आवश्यकता होती है। वास्तविक मुकाबले के संदर्भ में ये तेज, अधिक सुविधाजनक और शायद मजबूत भी हो सकता है। जहां तक वॉरलॉक्स की बात है, उनका मुख्य लाभ उनकी वर्सेटैलिटी में है। वे जितना अधिक ज्ञान प्राप्त करते हैं, वे उतने ही व्यापक और शक्तिशाली बनते जाते हैं।
लूमियन ने प्रत्याशा के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि मैं पायरोमेनियाक कब बन सकता हूँ। उसने आज रात फिर से ड्रीम रूइंस को एक्सप्लोर करने की योजना बनाई। सबसे पहले वो पोशन को पचाने में हंटिंग का उपयोग करना चाहता था और दूसरा वो सीक्वेंस 8 प्रोवोकर के मेन इंग्रेडिएंट के बारे में सुराग खोजना चाहता था। जहाँ तक पायरोमेनियाक के संबंधित मॉन्स्टर्स की बात है, उसने अभी उनके बारे में सोचने की हिम्मत नहीं की। उसका मानना था कि ये अपने आप को थाली में परोसने जैसा होगा। आखिरकार वे जीव निश्चित रूप से लॉन्ग रेंज अटैक्स शुरू कर सकते थे, जिससे उसकी स्पेशल क्षमताएं बेकार हो जाती। फिर उसने पूछा, क्या व्हाइट पेपर पायरोमेनियाक के 1 मूवमेंट स्पेल्स को सह सकता है? थियोरेटिकली हाँ, लेकिन मुझे यकीन नहीं है कि पायरोमेनियाक के स्पेल्स एक निश्चित स्तर से अधिक हैं या नहीं। और का संदर्भ मानक वॉरलॉक था। ये सुनकर ल्यूमियन उत्साहित हो गया। यदि मैं कर सकता तो क्या मैं तुम्हारे द्वारा बताए गए फनल्स को सिमुलेट नहीं कर सकता? हाँ, और चकित रह गई। ल्यूमियन ने अपना विचार विस्तार से समझाया। मैं व्हाइट पेपर्स के एक ग्रुप को समन कर सकता हूँ और उनके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट बना सकता हूँ। फिर मैं प्रत्येक व्हाइट पेपर से एक फायरबॉल ले जा सकता हूँ। वे हवा में तैरेंगे और एक साथ टारगेट पर हमला करेंगे। क्या ये फनल्स के विवरण के समान नहीं है? दुर्भाग्य से तुम्हारे पास एक साथ व्हाइट पेपर्स का समूह नहीं हो सकता। और हंसी। एक व्हाइट पेपर के साथ कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बाद अगली बार जब तुम इनिशियल समनिंग डिस्क्रिप्शन का उपयोग करोगे तो वही व्हाइट पेपर प्रकट होगा। क्या मैं पहले एक को समन करके कॉन्ट्रैक्ट को रोक सकता हूँ? फिर मैं एक और समन करूंगा जब तक कि मेरे पास कॉन्ट्रैक्ट बनाने से पहले एक संतोषजनक संख्या नहीं हो जाती। ल्यूमियन ने पारंपरिक शिक्षा प्राप्त नहीं की, बल्कि उसके बजाय एक कस्टम शिक्षा प्राप्त की जिसमें और के विचार शामिल थे। वर्षों की प्रैंक्स के परिष्कार के साथ मिलकर उसके पास हमेशा रचनात्मक विचार होते थे। और ने स्वीकार किया कि वो इतनी चालाक नहीं थी। उसने विचार किया और कहा, मैंने इसे पहले कभी नहीं आजमाया है, इसलिए मुझे नहीं पता कि ये काम करेगा या नहीं। जब तुम सीक्वेंस 7 पर होगे तो तुम इसे खुद आजमा सकते हो। हालांकि मुझे लगता है कि दूसरों को समन करते समय अपने पास एक व्हाइट पेपर होने से संघर्ष हो सकता है। इसके सफल होने की संभावना कम है। एकमात्र उम्मीद सीधे कई व्हाइट पेपर्स को समन करना है, लेकिन इसकी बहुत अधिक संभावना है कि केवल समनिंग में कुशल सीक्वेंसेस ही ऐसा कर सकते हैं। ल्यूमियन ने समय आने पर इसे आजमाने का निर्णय लिया। आखिरकार उसके पास खोने के लिए कुछ नहीं था। और ने कुछ मैश्ड पोटैटोज उठाए। अब बात करते हैं कि स्पिरिट वर्ल्ड से क्रीचर्स को कैसे समन किया जाए। ये रिचुअलिस्टिक मैजिक को एक एप्लीकेशन है। रिचुअलिस्टिक मैजिक वो मैजिक है जो तारीख और समय चुनकर संबंधित मटेरियल्स तैयार करके और फॉर्मेट और प्रोसेस का सख्ती से पालन करके डाला जाता है। इसका उपयोग अक्सर प्रेयर्स और समनिंग्स में किया जाता है। ल्यूमियन ने सिर हिलाया। ये एक रिचुअल के माध्यम से एक निश्चित सुपरनैचुरल इफेक्ट प्राप्त करने के लिए है। उसने इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के विभिन्न रिचुअल्स और लेंट सेलिब्रेशन की प्रक्रिया के बारे में सोचा। हाँ, और अपने भाई की कॉम्प्रिहेंशन एबिलिटी से बहुत संतुष्ट थी। इसे सरल शब्दों में कहें तो रिचुअलिस्टिक मैजिक को प्रेयर करने के लिए एक टारगेट की आवश्यकता होती है। ये 7 ऑर्थोडॉक्स गॉड्स, अन्य हिडन बीइंग्स या यहाँ तक कि इविल गॉड्स या डेविल्स भी हो सकते हैं। ये तुम खुद भी हो सकते हो। जब तुम ऑर्थोडॉक्स गॉड से प्रेयर करते हो तो तुम्हें उनके द्वारा शासित की जाने वाली तारीख और समय को चेक करना या चुनना होता है। जैसे कि मंगलवार इटर्नल ब्लेजिंग सन का प्रतीक है और हर दिन एक संबंधित सन आवर है। इन टाइम्स के दौरान यदि तुम इटर्नल ब्लेजिंग सन को टारगेट करने वाला रिचुअलिस्टिक मैजिक करते हो तो सफलता बढ़ने की संभावना बहुत बढ़ जाएगी। हालांकि ये बहुत उपयोगी नहीं है। जो लोग ऑफिशियल बियॉन्डर्स नहीं हैं, उनके संबंधित ऑर्थोडॉक्स गॉड से सफलतापूर्वक प्रहर करने की संभावना बहुत कम होती है। यदि आपको रिप्लाई मिलता है तो खुश ना हो। इसका मतलब ये हो सकता है कि उस एंटिटी द्वारा तुम पर ध्यान दिया गया है। बचने का एक तरीका ये है कि टारगेट डिएटी से निकटता से संबंधित कोई वस्तु प्राप्त करना। किसी हिडन बीइंग या इविल गॉड या डेविल से प्रेयर करने के लिए तारीख या समय चुनने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है कि ये कितना खतरनाक है ना? ऐसा करने वाले 99% लोगों का अंत अच्छा नहीं होता। इसलिए वाइल्ड बियॉन्डर्स के लिए सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला रिचुअलिस्टिक मैजिक कुछ अपेक्षाकृत जटिल कार्यों को पूरा करने के लिए अपनी स्पिरिचुअलिटी को लामबंद करने के लिए खुद से प्रेयर करना है। चार्म्स और बियॉन्डर वेपन्स बनाना। लूमियन ने ज्ञान के एक बिंदु को याद किया जिसका उल्लेख उस महिला ने किया था। और ने सिर हिलाया। सही बात है, कुछ मिस्टिकल मेडिसिन्स के लिए भी रिचुअलिस्टिक मैजिक की आवश्यकता होती है। तुमने कुछ मिस भी किया, स्पिरिट वर्ल्ड से क्रीचर्स को समन करना। उसने कुछ और खाना खाने के बाद कहा, रिचुअलिस्टिक मैजिक का दूसरा स्टेप संबंधित इंग्रेडिएंट्स तैयार करना है। यदि तुम किसी अस्तित्व से प्रेयर करना चाहते हो तो उन्हें खुश करने के लिए उनके डोमेन से हर्ब्स, एसेंशियल ऑयल्स, पाउडर्स, एक्सट्रैक्ट्स और इस तरह की चीजें तैयार करो। आओ इटर्नल ब्लेजिंग सन का उदाहरण ले। यदि तुम उससे प्रेयर करते हो तो तुम सन एसेंशियल ऑयल, रोजमेरी पाउडर, बुद्धा
बुद्धाज हैंड और ऑल काइंड्स ऑफ सनफ्लावर्स का यूज कर सकते हो। जहाँ तक खुद से प्रेयर करने की बात है तो ये बहुत परेशानी भरा नहीं होगा। हालांकि तुम्हारे डोमेन में इंग्रेडिएंट्स का यूज करना सबसे अच्छा होगा, लेकिन तुम्हारे जैसा कोई व्यक्ति अबसींट का एक कप भी रख सकता है। यदि तुम ऐसा नहीं करते हो तो फिर भी ठीक है। तीसरा स्टेप एक ऑल्टर सेटअप करना है। ये एनवायरनमेंट द्वारा निर्धारित किया जा सकता है। विशेष सोलेमनिटी की आवश्यकता नहीं है। ये मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि कोई भी मिसलेनियस आइटम्स नहीं हो सकते। ऑल्टर के बारे में सबसे महत्वपूर्ण चीज कैंडल्स है। बात करते समय औरौर ने अपना नाइफ और फॉर्क उठा लिया। उसने दोनों वस्तुओं को फैलाया और कहा, मान लो कि वे कैंडल्स हैं। यदि तुम किसी डियटी से प्रेयर करते हो तो उन्हें उनके सिंबॉलिक मटेरियल से बनाओ। एक उदाहरण के लिए इटर्नल ब्लेजिंग सन के नाम में इनएक्सटिंग्विशेबल लाइट एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ ऑर्डर है। ऑनरिफिक नेम गॉड ऑफ डीड्स एंड गार्डियन ऑफ बिजनेसेस होना चाहिए, है ना? ल्यूमियन ने पूछा, जो प्रीचिंग से परिचित था। और ने सिर हिलाया। वह बस इटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च द्वारा प्रोसेलिटाइजिंग करते समय उपयोग किया जाने वाला एक टाइटल है। ये मिस्टिसिज्म में उससे परे है। यदि ये वास्तव में उसके नाम का हिस्सा होता तो इसका मतलब ये होता कि कुछ बड़ा हुआ है। उसने और डिटेल्स नहीं दिए। वो खुद अनिश्चित थी। उसने बातचीत को वापस ट्रैक पर ले आई। बहरहाल, यदि तुम अनडेड को एक्सोरसाइज करना चाहते हो तो तुम्हें इनएक्सटिंग्विशेबल लाइट के सिंबल से प्रेयर करनी होगी। इसलिए तुम्हें अलग अलग सनफ्लावर से कैंडल्स बनानी होंगी। कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बुद्धाज हैंड और अन्य मटेरियल्स के साथ कैंडल्स बनाने के लिए गॉड ऑफ डीड्स के ऑनरिफिक नेम का यूज करो। और ऑप्शंस के लिए मेरी विचक्राफ्ट नोटबुक देखो। रिचुअलिस्टिक मैजिक में हम डियटी के संबंधित स्थान पर केवल 2 कैंडल्स रख सकते हैं, इसलिए क्योंकि मिस्टिसिज्म में 0 अननोन या कियोस को रिप्रेजेंट करता है। ये पैदा होने से पहले दुनिया की स्थिति का प्रतीक बनता है। यदि हम कैंडल्स नहीं रखते तो इसका मतलब है कि कोई इफेक्ट नहीं होगा। 1 एक शुरुआत, पहले क्रिएटर को रिप्रेजेंट करता है। ये एक स्पेशल एग्जिस्टेंस को प्रिसाइसली इंडिकेट करता है। 2 दुनिया और विभिन्न डिविनिटीज को रिप्रेजेंट करता है जो क्रिएटर के बॉडी से निकली थी। इसलिए रिचुअलिस्टिक मैजिक में डिएटी को रिप्रेजेंट करने के लिए केवल 2 कैंडल्स हो सकती हैं। कौन सी कैंडल्स यूज करनी है ये डिजायर्ड इफेक्ट पर निर्भर करता है। 3 सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए तीसरी कैंडल हमारे लिए है। अपर पोजीशन में 2 कैंडल्स डिएटी को रिप्रेजेंट करती हैं और फ्रंट वाली कैंडल मेरे लिए है। टोटल 3 कैंडल्स के लिए। यदि आपके पास किसी डिएटी या हिडन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड कोई चीज है तो आप उन 2 कैंडल्स को उस ऑब्जेक्ट से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि आप खुद से प्रेयर करते हैं तो बस उस कैंडल को छोड़ दें जो आपको रिप्रेजेंट करती है। ल्यूमियन ने ध्यान से सुना, ये महसूस करते हुए कि एक वाइल्ड हंटर के रूप में वह ग्रेट एग्जिस्टेंस के ऑनरिफिक नेम को जानने से पहले केवल रिचुअलिस्टिक मैजिक में खुद से प्रेयर कर सकता था। उसे किसी डिएटी से निकटता से संबंधित वस्तुएं कहाँ मिलेंगी? चलो मैं तुम्हें स्पिरिट वर्ल्ड से क्रीचर्स को समन करने का उपयोग करके अगले कुछ स्टेप्स दिखाती हूँ। और ने कहा, अपने भाई को अपना नाइट डिनर खत्म करते देख खड़ी हो गई। उन्होंने जल्दी से डाइनिंग टेबल साफ की। अरोर ने हल्के दाग वाली सफेद मेज पोश टेबल क्लॉथ की ओर देखा और ल्यूमियन की ओर मुस्कुराई। अगर तुम रिचुअलिस्टिक मैजिक के टारगेट हो तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ऑल्टर गंदा है, लेकिन अगर तुम किसी डीटी या किसी हिडन एग्जिस्टेंस से प्रार्थना करना चाहते हो तो मेरा सुझाव है कि तुम कपड़े को साफ कपड़े से बदलो या कपड़ा हटाकर मेज पोंछ दो। अगर मैं सिर्फ खुद से प्रार्थना कर रहा हूँ तो कुछ भी काम करेगा, है ना? ल्यूमियन ने मजाक किया। और धीरे से हंसी। वह वातावरण, सामग्री और उपकरणों को संदर्भित करता है, लेकिन रिचुअल प्रोसेस और इनकेंटेशंस को मिस्टिसिज्म के नियमों का सख्ती से पालन करना चाहिए। उसने अपनी जेब से एक ऑरेंज मोमबत्ती निकाली। ये सिट्रस और लेवेंडर मिश्रित मोमबत्ती है। इसका उनकी डोमेन से कोई लेना देना नहीं है, मुझे बस ये पसंद है। और ने ऑल्टर के ऊपर मोमबत्ती लहराई। याद रखें, देवता का प्रतिनिधित्व करने वाली मोमबत्ती इन 2 जगहों पर रखी जाती है। ये अभी खाली हो सकती है। फिर उसने मोमबत्ती को अपने पास रखा। याद रखें, ये मी का स्थान है। इसके बाद और रसोई से 1 कप पानी, 1 प्लेट मोटा नमक और एक छोटा स्टील का कटोरा लेकर आई। हमें एक साफ और निर्बाध रिचुअल एनवायरनमेंट बनाने की आवश्यकता है। आध्यात्मिकता के अर्थ में साफ। हमें इसे स्वयं बनाना होगा। कॉजिटेशन में प्रवेश करें और अपने मन को केंद्रित करें। आप सप्लीमेंट्री आइटम्स के माध्यम से आध्यात्मिक शक्ति को बाहर निर्देशित कर सकते हैं और ऑल्टर के चारों ओर आध्यात्मिकता की एक दीवार बना सकते हैं। मिस्ट्री प्रायर्स और सीयर्स को ये सरल लगता है। हंटर्स को सीक्वेंस 7 तक पहुंचने से पहले अन्य वस्तुओं की मदद की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए आपके भावनाओं को शांत करने और आपको इथीरियल बनाने के लिए इंसेंस, या आपकी स्पिरिचुअलिटी पर ध्यान केंद्रित करने के लिए एक क्रिस्टल बॉल। जो मेडिटेशन मैंने तुम्हें पहले सिखाया था वो अपूर्ण है। ये केवल पहला कदम है। ये केवल आपके विचारों को एकत्र कर सकता है और आपको शांत कर सकता है। मैं तुम्हें बाकी बाद में सिखाऊंगी।
लूमियन हैरान था। अगर मेडिटेशन मेथड अपूर्ण है तो मैं ड्रीम की स्पेशलनेस को कैसे एक्टिवेट कर सकता हूँ और 2 सिंबल्स को प्रकट कर सकता हूँ? और ने एक सिल्वर डैगर निकाला। ध्यान से देखो कि मैं स्पिरिचुअलिटी की दीवार कैसे बनाती हूँ। लूमियन दंग रह गया और बोल पड़ा, तुम्हारे पास इतनी सारी चीजें क्यों हैं? पहले विभिन्न कास्टिंग मटेरियल्स थे, एक रिट्रैक्टेबल टेलीस्कोप, एक मिनिएचर इंक बॉटल जिसने स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर व्हाइट पेपर को संग्रहित किया था, और रिचुअल्स के लिए मोमबत्तियां। अब उसने एक डैगर निकाला था। और ने हताशा में आह भरी। क्या तुम्हें लगता है कि मैं चाहती हूँ? ये बस वॉरलॉक्स के लिए असुविधाजनक है। मुझे अपने प्रत्येक कपड़े को बदलने में बहुत समय लगता है। कभी कभी मुझे डोरेमोन जैसा भी महसूस होता है। मैं जो चाहूँ निकाल सकती हूँ। क्या अमोन? लूमियन ने पूछा, संदर्भ को ना समझते हुए। और जवाब देने से पहले एक पल के लिए हिचकिचाई और मिश्रित भाव से कहा, तुम्हें जानने की जरूरत नहीं है। लूमियन को अचानक अपनी बहन के लिए दुख महसूस हुआ। और ने खुद को संभाला और अपने प्रतिनिधित्व करने वाली ऑरेंज मोमबत्ती की ओर हाथ बढ़ाया। रिचुअलिस्टिक मैजिक में मोमबत्तियों को केवल जलाया नहीं जा सकता। बेशक ऐसे समय होते हैं जब साधारण तरीके काम कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता। और ने समझाया, सही तरीका अपनी स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाना, इसे विक के खिलाफ रगड़ना और इसे जलाना है। जैसे ही उसने बात की, उसने स्पिरिचुअलिटी की चिंगारी से मोमबत्ती जलाई और वो ऑरेंज फ्लेम के साथ जल उठी। डाइनिंग टेबल एक ऑल्टर में बदल गई और आसपास का क्षेत्र एक गहरी अलौकिक रोशनी में नहा गया। और की नीली आंखें गहरी हो गई थी और उसके चारों ओर एक अदृश्य हवा बह रही थी। जब उसने सिल्वर डैगर को मोटे नमक में डाला और एक रहस्यमय इनकेंटेशन का जाप करना शुरू किया, XXX XXX ... लूमियन भौचक्का रह गया जब उसने अपनी बहन को इनकेंटेशन पूरा करते और सिल्वर डैगर निकालते देखा। उसने इसे पानी के कप में डुबोया और फिर से उठाया। और ने डैगर को बाहर की ओर इशारा किया और ऑल्टर के चारों ओर घूमने लगी। उसके प्रत्येक कदम के साथ लूमियन ने डैगर से निकलने वाली एक अदृश्य शक्ति को महसूस किया। ये फुर्तीली और जीवंत थी, हवा के साथ मिलकर एक अभेद्य बैरियर बना रही थी। जैसे ही और ने घेरा पूरा किया, लूमियन को ऐसा लगा जैसे उसे एक अलग क्षेत्र में ले जाया गया हो। क्या तुम्हें कदम समझ में आए? और की आवाज दूर से आती हुई लग रही थी। लूमियन ने सच्चाई से हिर हिलाया, हाँ, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम्हारा क्या मतलब है। और हंसने से नहीं रोक सकी। जब मिस्टिसिज्म की बात आती है तो तुम पूरी तरह से अनपढ़ हो। शाब्दिक रूप से वह हर्मीज है, जब अनुवाद किया जाता है तो ये है, मैं तुम्हें पवित्र करती हूँ, शुद्ध चांदी की धार। मैं तुम्हें साफ और पवित्र करती हूँ जिससे तुम मुझे इस रिचुअल में सेवा दे सको... वॉरलॉक और ली के नाम पर तुम्हें पवित्र किया गया है। लूमियन ने अपना सिर खुजाया। ये साधारण लगता है, ये केवल अनुवाद है। इनकेंटेशन का अर्थ और उपयोग की गई भाषा महत्वपूर्ण है। और ने समझाया। उसकी आंखें चमक उठीं। इंटिसियन में ये साधारण लगता है, लेकिन यदि आप हर्मीज, प्राचीन हर्मीज, एल्विश, ड्रैगनीज या जोटुन का उपयोग करते हैं तो आप सुपरनैचुरल पावर्स का लाभ उठा सकते हैं। यही उन्हें अलग करता है। लूमियन ने उत्सुकता से पूछा, क्या ये एकमात्र भाषाएं हैं जो रहस्य से संवाद कर सकती हैं? नहीं, मिस्टिसिज्म के क्षेत्र में कई अन्य भाषाएं हैं जिनमें से प्रत्येक की अपनी विशेषताएं हैं। उदाहरण के लिए कुछ विशेष रूप से अनडेड के लिए हैं, लेकिन अधिकांश बियॉन्डर्स उनका उपयोग तब तक नहीं कर पाएंगे जब तक कि वो एक अद्वितीय और दुर्लभ डोमेन का अध्ययन करना नहीं चाहते या इससे संबंधित रिचुअल नहीं करते। और ने लापरवाही से समझाया। उसने इनकेंटेशन को समझाना जारी रखा। सैंक्टिफिकेशन रिचुअल के दौरान अंतिम से पहले वाला वाक्य किसी निश्चित देवता या एक हिडन एग्जिस्टेंस के नाम पर होना चाहिए, लेकिन वाइल्ड बियॉन्डर्स के रूप में अनावश्यक परेशानी से बचने के लिए उनका उपयोग न करना ही सबसे अच्छा है। एक बियॉन्डर के रूप में एक साधारण वस्तु को पवित्र करने के लिए अपने नाम का उपयोग करना पर्याप्त है। हालांकि ये मूल वर्जन जितना प्रभावी नहीं होगा, फिर भी इसका उपयोग किया जा सकता है। लूमियन ने सिर हिलाया, फिर पूछा, तुमने मेरा नाम रखा था, क्या मैं इसे रिचुअल में उपयोग कर सकता हूँ? और ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, हाँ। एक पूरी तरह से नया नाम काम नहीं करेगा, लेकिन तुम्हारा नाम कई सालों से उपयोग किया जा रहा है, इसलिए एक मिस्टिक कनेक्शन है। वह जारी रखने से पहले एक पल के लिए रुकी। यदि आप बाहर जंगल में हैं और आपके पास बहुत अधिक सामग्री नहीं है, तो आप साधारण नमक या साफ पानी के साथ रिचुअल कंप्लीट कर सकते हैं। इसके साथ ही और ने अपनी जेब से एक छोटी सिल्वर काली धातु की बोतल निकाली। ये मेरी खुद की बनाई हुई एसेंशियल ऑयल है, जिसे विजर्ड ऑफ ऑज कहा जाता है। जो बात इसे अलग बनाती है वो ये है कि इसकी गंध अच्छी है। और ने समझाते हुए, जब उसने अपने प्रतिनिधित्व करने वाली मोमबत्ती पर हल्के पीले रंग की 3 बूंदें टपकाईं। मोमबत्ती की रोशनी टिमटिमाई और चहचहाई और एक धुंधली धुंध फैल गई, जिससे और ऑल्टर को एक रहस्यमय हवा मिली।
अब महत्वपूर्ण हिस्से के लिए औरोर ने अपनी जेब से एक छोटी नकली बकरी की खाल निकाली। यदि आप रिचुअलिस्टिक मैजिक कर रहे हैं जो किसी डीटी से प्रार्थना करती है, तो आपको कागज पर वो सिंबल बनाना होगा जिसे आप चाहते हैं और रिचुअल के दौरान इसे जलाना होगा। पहला हिस्सा किसी की शक्ति के लिए प्रार्थना करना है। इस किसी को देवता के सिंबल, उनके सम्मानजनक नाम या उनके द्वारा शासित डोमेन से बदलना होगा। उदाहरण के लिए मैं सन की शक्ति या ऑर्डर की शक्ति के लिए प्रार्थना करती हूँ। याद रखें, हमेशा 2 वाक्य होते हैं जो देवता का प्रतिनिधित्व करने वाली 2 मोमबत्तियों के अनुरूप होते हैं। दूसरा हिस्सा मैं ईश्वर की प्रेमपूर्ण कृपा के लिए प्रार्थना करती हूँ। याद रखें, उन्हें उनके नाम से ना बुलाएं। रिचुअल में ऐसा करना अपवित्र है। इटर्नल ब्लेजिंग सन को ईश्वर या पिता कहा जा सकता है। तीसरा हिस्सा वह है जिसके लिए आप प्रार्थना करना चाहते हैं। आपको संक्षिप्त होना होगा और इसे एक ही वाक्य में समाप्त करना होगा। चौथा हिस्सा इनकेंटेशन को और अधिक शक्ति देना है। उदाहरण के लिए सनफ्लावर, एक जड़ी बूटी जो सन से संबंधित है। कृपया मेरी इनकेंटेशन को अपनी शक्तियां प्रदान करें। आप उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के आधार पर 2 से 3 प्रकार चुन सकते हैं। इनकेंटेशन पढ़ने के बाद प्रत्येक मोमबत्ती पर एसेंशियल ऑयल की एक बूंद टपकाएं और उस कागज के टुकड़े को जला दी जिसका उपयोग सिंबल बनाने के लिए किया गया था। जब कागज जल जाए तो रिचुअल समाप्त हो जाता है। फिर देवता को धन्यवाद दें और मी के क्रम में मोमबत्तियों को बुझा दें। इसके बाद गॉड, दाएं से बाएं के क्रम में। स्पिरिचुअलिटी की दीवार को हटा दें। और याद रखें कि मोमबत्तियों को बाएं से दाएं जलाना है, गॉड से शुरू करके मी तक। लूमियन ने स्वीकारते हुए 2 बार सिर हिलाया और पूछा, खुद से प्रार्थना करने के बारे में क्या? और धीरे से हंसने से पहले समझाने से पहले बोली, इनकेंटेशन इससे भी सरल है। मैं स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को बुलाने का उदाहरण लूंगी। पहले हिस्से के लिए केवल एक शब्द है, मैं। याद रखें, आप यहाँ मॉडर्न हर्मीज का उपयोग नहीं कर सकते। इसे एंशिएंट हर्मीज, एल्विश, ड्रैगनीज या जोटुन होना चाहिए। दूसरा हिस्सा मैं अपने नाम से बुलाती हूँ है, जिसे मॉडर्न हर्मीज में कहा जा सकता है। तीसरा हिस्सा बुलाए गए स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर का सटीक विवरण है। लूमियन उत्सुक था। एक सटीक विवरण क्या है? औरोर ने गंभीरता से समझाया, इसे 3 पंक्तियों तक सीमित करने की आवश्यकता है ताकि हम उस प्राणी को लॉक कर सकें जिसे हम बुलाना चाहते हैं। उदाहरण के लिए, यदि किसी ने कहा कि वो कॉडू विलेज के प्रैंकस्टर, औरोर ली के बेवकूफ भाई और ओल्ड टैवर्न के रेगुलर क्लाइंट की तलाश कर रहे हैं, तो हम जानते हैं कि वो किसकी तलाश कर रहे हैं, क्योंकि विशिष्ट विशेषताएं दी गई हैं। मैं समझ गया, लूमियन को ज्ञान हुआ। तो यदि हम टारगेट का नाम, रूप या एड्रेस नहीं जानते हैं, तो हम उन्हें खोजने में हमारी मदद करने के लिए उनकी विशेषताओं का उपयोग कर सकते हैं। औरोर ने गंभीरता से कहा, यही सिद्धांत है, लेकिन व्यवहार में लाने पर कई समस्याएं आती हैं। उदाहरण के लिए, जब स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को बुलाया जाता है तो पहला वाक्य अक्सर फिक्स्ड होता है। ये या तो निराधार में घूमने वाली आत्मा, निराधार में घूमने वाली आत्मा है, या दुनिया के ऊपर घूमने वाली आत्मा है। इसका कार्य स्पिरिट वर्ल्ड की ओर इशारा करना और स्पष्ट रूप से ये बताना है कि हम एक आत्मा को बुलाना चाहते हैं। दूसरा वाक्य भी बहुत सार्वभौमिक है। हम स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं बुलाते, इसलिए हमें इसे फ्रेंडली क्रीचर्स तक सीमित रखना चाहिए। कभी कभी हम वीक शब्द भी जोड़ते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि कुछ स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स बहुत फ्रेंडली हो सकते हैं, लेकिन उनका अस्तित्व बड़ा खतरा पैदा कर सकता है। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए विवरण फिक्स्ड है। अनुकूल प्राणी जिसे अधीन किया जा सकता है, अनुकूल प्राणी जिससे परामर्श किया जा सकता है, कमजोर प्राणी जिसे अधीन किया जा सकता है, और इसी तरह। लेकिन इन 2 विवरणों के आधार पर दिशा अभी भी बहुत व्यापक है। ये हमारी जरूरतों को प्रतिबिंबित नहीं करता है, इसलिए तीसरा विवरण बहुत महत्वपूर्ण है। आपको इसे स्पष्ट करने के लिए एक वाक्य का उपयोग करना होगा कि आप किस प्राणी को बुलाना चाहते हैं। ये बहुत कठिन लगता है। लूमियन को जस्ट इसके बारे में सोचते ही सिरदर्द होने लगा। औरोर ने गंभीरता से कहा, ये न केवल कठिन है बल्कि खतरनाक भी है। जब दिशा अस्पष्ट होती है तो ये एक ऐसी आत्मा को बुला सकता है जिसकी आपको आवश्यकता नहीं है, या ऐसा प्राणी जो खतरा पैदा करता है। याद रखें, कमजोर होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपको मार नहीं सकता, जैसे अनुकूल होने का मतलब ये नहीं है कि वो आपके लिए खतरा पैदा नहीं करेगा। लूमियन ने औरोर की बातों को गहराई से समझा। एक वेग्रेन के रूप में वो किसी को भी कम आंकने की गलती ना करने के बारे में बेहतर जानता था। कुछ वयस्क वेग्रेन्स को भारी नुकसान उठाना पड़ा क्योंकि उन्होंने उसे नीचा दिखाया, उसे कमजोर समझ लिया। जहां तक कुछ दानदाताओं की बात है, उन्होंने दयावश भोजन तो दिया, लेकिन वेग्रेन्स के भूखे शरीरों पर विचार करना भूल गए, जिससे उन्होंने गलत निर्णय लिए। एक पल की गंभीर सोच के बाद लूमियन ने कहा, ऐसा लगता है कि एक प्राणी का विवरण जिसे सापेक्ष प्रिसिजन के साथ समन किया जा सकता है बहुत मूल्यवान है। औरोर ने गंभीरता से सिर हिलाया, ये सही है। एक नोटबुक जो संबंधित समन
समनिंग इनकैंटेशंस को रिकॉर्ड करती है बहुत कीमती होती है। हर इनकैंटेशन और उस पर की गई टिप्पणी जीवन, रक्त या दर्द से बदली जाती है। उदाहरण के लिए जब मैंने व्हाइट पेपर को समन किया था तो 3 पंक्तियों ने इसे निराधार में घूमने वाली आत्मा, अनुकूल प्राणी जिसे अधीन किया जा सकता है, कमजोर गेंद जो मेरे साथ टेलीपैथिक रूप से जुड़ सकती है के रूप में वर्णित किया था। एक को जोड़ने से पहले आपको अनगिनत प्रयास करने होंगे और अनगिनत असफलताओं का अनुभव करना होगा, और हर असफलता का मतलब एक बहुत बड़ा जोखिम है। क्या ये ऐसा विवरण है जो एक सामान्य व्यक्ति सोच सकता है, विशेष रूप से कमजोर और गेंद शब्द? जैसे ही लुमियन ने मन ही मन आलोचना की, उसने पूछा, तो क्या आपने इसे किसी और से खरीदा था? नहीं। और उन्हें अपना सिर हिलाया और कड़वे भाव से कहा, मिस्ट्री प्रायर पथवे अन्य पथवे से अलग है। समय समय पर बड़ी मात्रा में ज्ञान इसका पीछा करेगा। इसे अनदेखा करना असंभव है और इसे अस्वीकार करने का कोई तरीका नहीं, भले ही कोई इसे संभाल ना सके। और जब कोई आगे बढ़ने के लिए पोषण का सेवन करता है तो ज्ञान द्वारा पीछा किए जाने की स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। हालांकि इसमें से अधिकांश ज्ञान बेकार है, फिर भी हमेशा कुछ ऐसा होगा जो मूल्यवान होगा। व्हाइट पेपर को समन करने का इनकैंटेशन उन्हीं में से एक था। लुमियन समझ गया, हिडन सेज से इंडोक्ट्रिनेशन, और ने उसे आश्चर्य से देखा। तुम ये जानते हो, क्या उस महिला ने तुम्हें सिखाया था? हाँ। लुमियन ने सिर हिलाया और ने अपने होंठ से कोड़ लिए सोच में डूबी हुई। मेरे व्यक्तिगत अनुभव से नॉलेज परस्यूट केवल हिडन सेज के इंडोक्ट्रिनेशन तक सीमित नहीं है। मेरे तथाकथित कान बजने में वास्तव में उसकी आवाज सुनाई देती है, जहाँ मुझे ज्ञान प्राप्त होता है, लेकिन यह हमेशा मुझे दर्द देता है। मेरा सिर फटने के करीब होता है और मेरी इच्छा होती है कि मैं कंट्रोल खो दूं। लेकिन कभी कभी, जैसे कि विशेष रूप से जब मैं अपनी सबसे अच्छी स्थिति में नहीं होती और कंट्रोल खोने वाली होती हूँ, तो मुझे एक भ्रम होता है कि दुनिया का सारा ज्ञान जीवित हो गया है। उनमें से एक छोटी संख्या मेरा पीछा करेगी और मेरी ओर दौड़ेगी, लेकिन मैं उनसे बच नहीं सकती। इसी तरह व्हाइट पेपर के लिए समनिंग इनकैंटेशन मेरे दिमाग में घुस गया। पोषण का सेवन करते समय नॉलेज परस्यूट का 99% हिडन सेज से आता है, 1% पुनर्जीवित ज्ञान से संबंधित है। ये बहुत जादुई और भयानक है। ये गांव के हर किसी को डरा सकता है। जैसे ही लुमियन ने भावुक होकर आह भरी, वो अपनी बहन के लिए सोच रहा था कि क्या नॉलेज परस्यूट की समस्या को हल करने या इसके प्रभाव को कम करने का कोई तरीका है, और उन्होंने कड़वी मुस्कान के साथ उत्तर दिया, यही कारण है कि मैं अक्सर ऐसी यातना सहती हूँ कि मैं नहीं चाहती कि तुम बियॉन्डर्स के मार्ग का अनुसरण करो, लेकिन हमारी वर्तमान स्थिति में एक सामान्य व्यक्ति की तुलना में बियॉन्डर बनना बेहतर है। अपने भाई को श्रेष्ठता के मार्ग के पागलपन और खतरे को याद दिलाने के लिए उसने अपने सिर की ओर इशारा किया। लंबे समय तक ज्ञान द्वारा पीछा किए जाने और दर्द का अनुभव करने के बाद मुझे लगता है कि मेरे मन और व्यक्तित्व में एक निश्चित म्यूटेशन हुआ है। क्या मैं तुम्हें हमेशा नहीं बताती कि मुझे सोशल इंटरैक्शन का फोबिया है, लेकिन मैं कभी कभी बहुत बातूनी हो जाती हूँ। मुझे बाहर जाना और गाँव की बूढ़ी औरतों के साथ गप्पे मारना और बच्चों को कहानियां सुनाना पसंद है। कभी कभी मैं पागल हो जाऊंगी और मैडम पुआलिस की टट्टू उधार लेकर पहाड़ों में बेरोक टोक सवारी करूंगी और चिल्लाऊंगी। विशेष रूप से बातूनी होना लंबे समय तक अलगाव और अपने असली घर वापस ना लौट पाने की एक तरह की रिबाउंड है। श्रेष्ठता का मार्ग भी एक तरह का उत्पीड़न है, और कभी कभी पागलपन। इस बिंदु पर और हंसी और लुमियन की ओर देखा। तुम्हें नहीं लगता कि ये केवल एक अतिरंजित विशेषण है, राइट? लुमियन ने चुप होकर महसूस किया कि उसकी बहन की मुस्कान आत्महीनता, खोई हुई और अवर्णनीय दर्द और संघर्ष से भरी हुई थी। और ने आह भरी, उन समयों में मैं खुद को भी नहीं पहचान पाऊंगी। लुमियन ने गहरी बेबसी महसूस की। इसका कोई समाधान होना चाहिए, उम्मीद है, चलो जारी रखते हैं। और ने अल्टर की ओर इशारा करते हुए कहा, समन स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद इसे दोबारा समन करना आसान हो जाएगा। हम अंतिम विवरण को कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर दैट बिलोंग्स टू ऑरोर ली में बदल सकते हैं। ये बहुत सटीक होगा, राइट? इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट समाप्त होने से पहले कोई भी इसे दोबारा समन नहीं कर सकता। लुमियन चिंतित था, क्या हर किसी को केवल एक कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर रखना चाहिए? वास्तव में नहीं। मुझे यकीन नहीं कि ऊपरी सीमा कितनी अधिक है, लेकिन ये यकीनन एक से अधिक है, विशेष रूप से कुछ विशेष सीक्वेंसेस के साथ। समनिंग करते समय व्यक्ति के पहले कॉन्ट्रैक्ट क्रीचर या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट क्रीचर को कहें ताकि अंतर किया जा सके। और ने सच बोला। इसके अलावा स्पिरिट वर्ल्ड से प्राणियों को समन करना आपकी स्पिरिचुअलिटी की खपत करेगा। आप जितना अधिक समन करेंगे, खपत उतनी ही अधिक होगी। एक हंटर की स्पिरिचुअलिटी के साथ मेरा अनुमान है कि ये अधिक से अधिक केवल एक कॉन्ट्रैक्ट क्रीचर को सहन कर सकता है। अपने भाई के व्यक्तित्व को जानते हुए उन्होंने किसी भी खामियों को रोक दिया जो लुमियन ढूंढ सकता था। हर स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर वास्तविकता में समन किए जाने के बाद केवल एक सीमित समय तक ही रह सकता है। वे जितने कमजोर होंगे, वे उतने लंबे समय तक रह सकते हैं। तुम्हें पहले एक को समन करने के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है। अपनी स्पिरिचुअलिटी ठीक होने के बाद तुम अगले को समन कर सकते हो, जब तक कि तुम बहुत कमजोर को नहीं चुनते, और तभी जब तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी अब से कहीं ज्यादा मजबूत होगी। उसने व्हाइट पेपर को एक उदाहरण के रूप में लिया। अगर मैं व्हाइट पेपर को अपनी शक्तियों का एक वेसल नहीं बनने देती, तो ये वास्तविकता में 12 घंटे तक रह सकता था। अगर मैं अपनी आंखों की स्पेशलनेस इसके साथ शेयर करती हूँ और इसे मेरे लिए काम करने देती हूँ, तो ये अधिकतम 3 घंटे तक चल सकता है और मेरी स्पिरिचुअलिटी लगातार खत्म होती रहेगी।
लूमियन निराश था। वो स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स की एक सेना बनाना चाहता था। उसने एक पल के लिए सोचा और पूछा, क्या मैं केवल स्पिरिट वर्ल्ड से ही प्राणियों को समन कर सकता हूँ? क्या मैं केवल आत्माओं को समन कर सकता हूँ? नहीं। और ने अपना सिर हिलाया। हम स्पिरिट वर्ल्ड, रियल वर्ल्ड और एस्ट्रल वर्ल्ड से जुड़े प्राणियों के साथ ही वैकल्पिक दुनियाओं या अन्य ग्रहों से जुड़े प्राणियों को भी समन कर सकते हैं, भले ही वे आत्माएं हो या नहीं। ये बहुत खतरनाक है। अधिकांश बियॉन्डर्स जिन्होंने ऐसा करने का प्रयास किया है, उनकी दुखद मृत्यु हो गई है और एक छोटी संख्या रहस्यमयी रूप से गायब हो गई है। उनके द्वारा किए गए कार्यों को साबित करने के लिए केवल संबंधित नोटबुक ही पीछे रह गई थी। लूमियन ने उत्सुकता से पूछा, क्या मैं रियल वर्ल्ड से कुछ समन कर सकता हूँ? और ने एक पल के लिए विचार करने के बाद जवाब दिया, सैद्धांतिक रूप से जब तक कि दूसरे पक्ष का स्पिरिट वर्ल्ड के साथ घनिष्ठ संबंध है या वो एक निश्चित स्तर तक पहुंच गए हैं, उन्हें समनिंग सुनने में सक्षम होना चाहिए और ये तय करना चाहिए कि वो जवाब देना चाहते हैं या नहीं। हालांकि ऐसा लक्ष्य या तो बहुत विशेष है या बहुत शक्तिशाली है। यदि तुम अच्छे से जीना चाहते हो तो इसे ना आजमाना। इसके अलावा जब समनिंग लक्ष्य आत्मा नहीं होता है तो संबंधित अनुष्ठान की आवश्यकताएं भी और अधिक होंगी। इसके लिए अधिक स्पिरिचुअलिटी की आवश्यकता होगी और इसमें बड़ी संख्या में बलिदानों की भी आवश्यकता हो सकती है। तभी हम डोर ऑफ समनिंग खोल सकते हैं, जिसका उपयोग गैर स्पिरिचुअल प्राणियों द्वारा किया जा सकता है। तुम हंटर की स्पिरिचुअलिटी के साथ मुश्किल से व्हाइट पेपर को समन कर सकते हो। यदि तुम कुछ अधिक शक्तिशाली आजमाना चाहते हो तो तुम केवल किसी देवता या किसी छिपे हुए अस्तित्व से प्रार्थना कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें बलिदान के रूप में स्पिरिचुअलिटी से भरी कोई चीज तैयार करनी पड़ सकती है। लूमियन सामान्य रूप से समनिंग के रिचुअलिस्टिक मैजिक को समझ गया। तो अब आप एक इनकैंटेशन पढ़ने वाली हैं और समनिंग को पूरा करने वाली हैं, ये कैसे संभव है? और ने उपहास किया, रिचुअल में इतनी बार बाधा डाली गई है, हम कैसे जारी रख सकते हैं? वास्तव में सामान्य रूप से जब तक कि हम प्रक्रिया का पालन करते हैं, हम किसी भी अंतराल से फिर से शुरू कर सकते हैं। लेकिन मैं मुख्य रूप से समझा रही थी और अपना ध्यान संबंधित चीजें करने के लिए नहीं भटकाया। शायद आप भूल गई थी। लूमियन ने मन ही मन बुदबुदाया, लेकिन इसे जोर से कहने की हिम्मत नहीं की। और ने फिर कहा, हालांकि मैं एक समनिंग रिचुअल आयोजित करना चाहती हूँ। एक तरफ मैं तुम्हें पूरी प्रक्रिया का एक पूर्ण प्रदर्शन देना चाहती हूँ, दूसरी तरफ मैं मदद मांगना चाहती हूँ। मदद मांगना? लूमियन ने उलझन में पूछा। मदद के लिए शक्तिशाली स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स को समन करना? और ने समझाया, अनगिनत स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर्स में से केवल बहुत छोटी संख्या ही मैसेंजर्स के रूप में कार्य कर सकती है। निजी मैसेंजर्स को विशेष कॉन्ट्रैक्ट्स के आधार पर दूसरों द्वारा समन किया जा सकता है। उदाहरण के लिए, यदि मेरे पास एक कॉन्ट्रैक्टेड मैसेंजर है तो ट्रायर में कोई इसे समन कर सकता है और इसे एक लिखित पत्र दे सकता है। ये तुरंत स्पिरिट वर्ल्ड से गुजरेगा और मुझे पत्र पहुंचा देगा। स्पिरिट वर्ल्ड और कॉन्ट्रैक्ट के बीच विशेष संबंध के कारण पत्र वितरण पूरा करने में केवल 1 या 2 सेकंड लगते हैं। लूमियन ने अपने दिल की गहराई से आह भरी, बहुत प्रभावशाली, ये टेलीग्राम भेजने जितना तेज है। लेकिन उसके मन में जो विचार आया वो था, मुझे भी एक चाहिए, इस बारे में सोचो भी मत। और ने उसका मन पढ़ लिया। एक मैसेंजर को समन करना बहुत कठिन है। जब तक कि तुम एक सटीक इनकैंटेशन प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक इसकी संभावना नहीं है कि तुम खुद प्रयास करके सफल हो सको। और यहाँ तक कि मेरे पास भी एक सटीक इनकैंटेशन नहीं है। निराशा। लूमियन ने पूछा कि क्या आप एक मैसेंजर को समन करने वाली है और उन्हें मदद के लिए पत्र लिखने वाली है? हाँ। और ने सिर हिलाया। वो हम में से उन चंद लोगों में से एक है जो श्रेष्ठता के मार्ग पर सबसे दूर तक गए हैं। उसका अपना मैसेंजर है। मैं उससे मुझे बचाने की उम्मीद नहीं करती, लेकिन उसे मुझे कुछ सलाह देने में सक्षम होना चाहिए। मुझे डर है कि ये बहुत कठिन है। उस रहस्यमयी महिला ने कहा था कि हमें केवल खुद पर भरोसा करना चाहिए। लूमियन ने उत्सुकता से पूछा, हमें? आपका मतलब आपके पत्र मित्र? और ने सिर हिलाया और भ्रम में पूछा, मैंने तुमसे पत्र मित्रों का जिक्र कब किया? पिछले साइकिल? नहीं, पिछले से पिछले साइकिल। लूमियन ने ईमानदारी से जवाब दिया। ठीक है। और ने अपना सिर पकड़ लिया। वास्तव में ये हम में से उन लोगों द्वारा धीरे धीरे स्थापित किया गया एक पारस्परिक सहयोग संगठन है जो हम घर नहीं लौट सकते हैं। हम दैनिक संवाद करने, ज्ञान साझा करने और समस्याओं को हल करने के लिए पत्रों पर निर्भर करते हैं। यहाँ छोटे पैमाने पर सभाएं होंगी या मैसेंजर्स के माध्यम से संचार होगा। वो हमारे संगठन की उपाध्यक्ष है और प्रवर्तकों में से एक है। उसका कोड नेम हेला है। कोड नेम? लूमियन थोड़ा हैरान था और ने संक्षिप्त रूप से स्वीकार किया। संगठन में हर कोई अपने असली नामों को उजागर किए बिना कोड नेम्स का उपयोग करता है। जब वे पत्र लिखते हैं तो वे इस बात पर जोर देते हैं कि ये उपनाम है ताकि अधिकारियों द्वारा खोजे जाने से बचा जा सके। आपका कोड नेम क्या है? लूमियन बहुत उत्सुक था और एक पल के लिए चुप रही। फिर उसने आह भरते हुए उत्तर दिया, मगल। इसका क्या मतलब है? लूमियन हैरान था और की आंखें गहरी हो गई और उसने जवाब दिया, बिना सुपर पावर्स के साधारण व्यक्ति। लूमियन जानता था कि उसकी बहन घर वापस रहकर एक साधारण व्यक्ति बनना चाहती थी, इसलिए उसने जल्दी से विषय बदल दिया। आपके संगठन का नाम क्या है? और के चेहरे के भाव जटिल हो गए। मूल रूप से हर कोई इसे एक शानदार नाम देना चाहता था, लेकिन ये देखते हुए कि हम हर दिन पत्र लिखेंगे, एक ऐसा नाम जो बहुत अधिक विशिष्ट हो, कुछ शक्तियों का ध्यान आकर्षित करेगा। इसलिए अंत में हमने एक ऐसा नाम तय किया जो जानवरों के प्रेमियों के समूह जैसा लगता है। ये क्या है? लूमियन ने जोर दिया और ने शर्मिंदगी में जवाब दिया, द कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी। लूमियन,
कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के नाम पर अपनी हंसी नहीं रोक सका, लेकिन उसने किसी तरह इसे दबा लिया। लेकिन भले ही उसने इसे दबा लिया, वो ये कहे बिना नहीं रह सका, जो जानते हैं वे समझेंगे कि आप कर्ली हेड बबून्स का अध्ययन कर रहे हैं, जो नहीं जानते वे सोचेंगे कि कर्ली हेड बबून्स का एक समूह शोध कर रहा है। जाहिर है वो सिर्फ मजाक कर रहा था। और ने उस पर अपनी आंखें घुमाई। हम अक्सर खुद को अध्ययन किए जा रहे कर्ली हेड बबून्स के एक समूह के रूप में चढ़ाते हैं। ये देखते हुए कि उसकी बहन का मूड बेहतर है, लूमियन ने पूछा, क्या आपकी रिसर्च सोसाइटी के सभी सदस्य बियॉन्डर्स हैं? सभी नहीं, और ने संक्षेप में उत्तर दिया, लेकिन कुछ गैदरिंग्स में साधारण लोग शामिल नहीं हो सकते। उसने ये नहीं बताया कि वे भाग क्यों नहीं ले सकते थे। प्रेसिडेंट कौन है? वहाँ कितने वाइस प्रेसिडेंट्स हैं? लूमियन ने पूछा। क्या तुम सेंसस कर रहे हो? और ने पलटकर जवाब दिया। हाँ, लूमियन भ्रमित था और उसे एहसास हुआ कि ओरोर को कर्ली हेड बबून्स रिसर्च सोसाइटी के बारे में उसका बहुत सारे सवाल पूछना पसंद नहीं आया। ओरोर ने मुंह फुलाया और सांस छोड़ी। प्रेसिडेंट का कोड नेम गैंडोल्फ है। कुल 5 वाइस प्रेसिडेंट्स हैं। ठीक है, मैं हीला के मैसेंजर को समन करने जा रही हूँ। लूमियन चकित था और उसने पूछा, ओरोर, ग्रैंड सर, क्या आपने नहीं कहा था कि आप केवल कोड नेम हीला जानती हैं और उसका सटीक नाम नहीं जानती? आप उसके मैसेंजर को कैसे समन करने वाली हैं? उसे याद आया कि उसकी बहन ने अभी उल्लेख किया था कि समनिंग इनकैंटेशन के अंतिम वाक्य को वह मैसेंजर जो अमुक व्यक्ति का है में बदलकर वो लक्ष्य प्राणी को बहुत सटीक रूप से इंगित कर सकता था। हालांकि वो नहीं जानती थी कि वो अमुक व्यक्ति कौन था। उत्कृष्ट, ओरोर ने उसकी प्रशंसा की और कहा, समस्या को खोजने में सक्षम होना एक उत्कृष्ट लर्निंग क्वालिटी है। इसे इस तरह समझे, जब आप स्पिरिट वर्ल्ड क्रीचर के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप किस नाम का उपयोग करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट स्वचालित रूप से आपसे आपके ट्रू ऑरा का थोड़ा सा हिस्सा निकाल लेगा, जिससे दोनों पक्ष संबंधित हो सकेंगे। हालांकि याद रखें, आप भविष्य में केवल उसी नाम का उपयोग कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय लिखा गया था। इसे अपने वास्तविक नाम में बदलना अप्रभावी होगा। लूमियन ने गंभीरता से विचार किया और कहा, समझ गया, मुख्य बात ऑरा और कनेक्शन है। कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय का नाम केवल बाद के समनिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले इनकैंटेशन के बराबर है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या लिखते हैं। हाँ, ओरोर ने सिर हिलाया। लूमियन अचानक हंस पड़ा। क्या ऐसी स्थिति हो सकती है? मुझे काल्पनिक रूप से कहने दें। ग्रैंड सर, आपने एक सटीक इनकैंटेशन प्राप्त किया और एक मैसेंजर को समन किया। आपने ओरोर ली के नाम से इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। उसके बाद आपने मुझे वो इनकैंटेशन सिखाया क्योंकि आप अपने छोटे भाई से प्यार करती थी, जो कि मैं हूँ। जहाँ तक मेरी बात है, मैंने सफलतापूर्वक दूसरे मैसेंजर को समन किया। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय मैंने मजाक के लिए साइन करने के लिए ओरोर ली का नाम का इस्तेमाल किया। तो सवाल ये है कि वह मैसेंजर जो ओरोर ली का है के विवरण के साथ किसे समन किया जाएगा? ओरोर का चेहरा पीला पड़ गया। मेरे पास कोई मैसेंजर नहीं है, मुझे कैसे पता होगा? उसने सांस ली और खुद को शांत किया। ये वास्तव में एक ही नाम होने के कारण पैदा हुआ भ्रम है। साधारण कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर्स की तुलना में, जिन्हें केवल स्वयं द्वारा समन किया जा सकता है, दूसरों द्वारा समन किए जा सकने वाले मैसेंजर के लिए ऐसी समस्याएं होना वास्तव में बहुत आसान है। हालांकि क्योंकि मेरे पास कोई मैसेंजर नहीं है, इसीलिए मुझे यकीन नहीं है कि ऐसी गलतियों से बचने के लिए कोई विशेष तंत्र या स्पेशल मैकेनिज्म है या नहीं। मैं केवल विश्लेषण का प्रयास करने के लिए अपने ज्ञान का उपयोग कर सकती हूँ। पहला, बहुत कम लोगों के पास मैसेंजर होते हैं। एक ही नाम होने की संभावना इतनी कम है कि ये लगभग नगण्य है। दूसरा, यदि नामों में ओवरलैप है तो आप समनिंग रिचुअल में मैसेंजर के मालिक के ऑरा वाली वस्तु रख सकते हैं और इसका उपयोग उन पर सटीक रूप से लॉक करने के लिए कर सकते हैं। तीसरा, यदि आप वास्तव में एक ही नाम होने से डरते हैं तो आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करते समय अपना नाम लंबा कर सकते हैं, जैसे कि लूमियन टोरेजारी लानोज आर्थर गेरमन स्पैरो ली। इस तरह शायद आपका नाम एक जैसा नहीं होगा, लेकिन इसकी बहुत संभावना है कि मैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद ये नाम भूल जाऊंगा। इसे याद रखना बहुत मुश्किल है। इसके अलावा आपने पायरेट हंटर और ग्रेट एडवेंचरर का नाम क्यों जोड़ा? क्योंकि मुझे ये पसंद है। मैडम फॉर्सवॉल की एडवेंचरर सीरीज एक क्लासिक है। ओरोर ने आत्मविश्वास से कहा। वो मुड़ी और वेदी को साफ किया, आधिकारिक रूप से समनिंग रिचुअल आयोजित करने की तैयारी करने लगी। उस क्षण लूमियन ने कुछ सोचा और चिल्लाया, 1 मिनट रुकिए, क्या गलत है? ओरोर मुड़ी भ्रमित दिख रही थी। लूमियन ने गंभीरता से पूछा, क्या मैसेंजर एक आउटसाइडर माना जाता है? ओरोर पहले तो भ्रमित थी, लेकिन जल्द ही समस्या समझ गई। उसने विचार किया और पूछा, क्या आपका मतलब है कि एक आउटसाइडर के रूप में मैसेंजर कॉडू आने के बाद एक साइकिल में गिर जाएगा और बाहर नहीं निकल पाएगा? लूमियन के जवाब का इंतजार किए बिना ओरोर एक नए सिद्धांत के साथ आई। नहीं, स्थिति और भी बुरी होगी। ये एक कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर है। पत्र प्राप्त करने के बाद ये तुरंत हीला के पास जाएगा। ये कॉडू छोड़ने के बराबर है। इससे रीस्टार्ट होगा। इसके बाद ये सहज रूप से बार बार जाने का प्रयास करेगा, जबकि हम बार बार रीस्टार्ट करेंगे।
हमारे पास लूप की कुंजी को जांचने का समय नहीं होगा। लूमियन अपनी बहन द्वारा वर्णित दृश्य की कल्पना किए बिना नहीं रह सका। जैसे ही उसने अपनी परिचित बेडरूम देखने के लिए अपनी आंखें खोली, वो परिचित बेडरूम देखने के लिए अपनी आंखें फिर से खोलेगा। केवल परिचित बेडरूम देखने के लिए अपनी आंखें फिर से खोलेगा। वो इस क्रिया को अनगिनत बार दोहराएगा और इसका मूल कारण ये था कि एक निश्चित मैसेंजर घर जाने की जल्दी में था। और ने अपना हाथ माथे को ढकने के लिए उठाया। मैं कल्पना भी नहीं कर सकती कि तब किस प्रकार के बदलाव होंगे। आह भरने के बाद उसने गंभीरता से विश्लेषण किया। वर्तमान स्थिति से कॉडो और आसपास के पहाड़ी क्षेत्र से जीवित चीजों के जाने से लूप रीस्टार्ट हो जाएगा और निर्जीव वस्तुएं प्रतिबंधों को ट्रिगर नहीं करेंगी। भेजे गए टेलीग्राम और पत्र इसके प्रमाण हैं। यदि ऐसा है तो स्पिरिट्स भी निश्चित रूप से ऐसा नहीं करेंगे। देखने में लगता है कि मैं मैसेंजर को समन नहीं कर सकती। लूमियन को अचानक समझ आ गया कि लिवरेब्लो अपने शब्दों को काटने की स्थिति को कैसे बनाए रख सकता है। एक साथ जोड़े गए नोट्स कॉडो छोड़ चुके थे, जिससे वो अब प्रभावित नहीं था। चूंकि ये वापस नहीं आ सकता था, इसीलिए ये स्वाभाविक रूप से अपनी मूल स्थिति में वापस नहीं आ सकता था। उसने अपनी बहन के साथ अपना अनुमान साझा किया और पूछा, लिवरेब्लो की समस्या हल हो गई है, लेकिन वो पत्र कैसे भेजा गया? लूप के दौरान इसे बाहर भेजने का निश्चित रूप से कोई तरीका नहीं है। जिस क्षण मैसेंजर कॉडो छोड़ता है, ये रीबूट का कारण बनेगा। और यदि ये लूप से पहले की बात है तो मुझे इसकी कोई याद नहीं है। आपके बारे में? मुझे भी नहीं। और ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और मजाक में डांटते हुए कहा, तुम बेवकूफ, तुमने मुझे लगभग गुमराह कर दिया था। लूप में पत्र भेजना आसान है। लूमियन ने अपनी चतुर बहन की ओर देखा और पूछा, हाँ? और ने समझाने से पहले हंसी। पत्र भेजने के लिए किसी पोस्टमैन की आवश्यकता नहीं है, न ही किसी मैसेंजर को काम पर रखने की आवश्यकता है। जब हम किसी असामान्यता का पता लगाते हैं और उन लोगों को सचेत नहीं करना चाहते जो मुश्किल में हो सकते हैं, तो सबसे अच्छा विकल्प है एक लकड़ी का बक्सा ढूंढना और इसके अंदर संकट पत्र लिखना। इसे सील करने के बाद हम लकड़ी के बक्से को गांव के बाहर नदी में फेंक देंगे और इसे प्राकृतिक रूप से नीचे की तरफ बहने देंगे। जब अन्य गाँव और यहाँ तक कि डैरिएज के लोग इसे उठाएंगे तो वो इसे अधिकारियों तक पहुँचाने में हमारी मदद करेंगे। आपने कहा था कि हमारे पिछले साइकिल ने ये पुष्टि की है कि लूप में नदी का एक छोटा हिस्सा शामिल है जहां पहुंचा जा सकता है। सही बात है। लूमियन ने हथेलियां आपस में दबाई। उसने एक और सवाल पूछा, क्या नदी की मछली रीबूट का कारण बनेगी? मुझे ऐसा नहीं लगता। और ने एक मल के लिए सोचा और जवाब दिया, बिना किसी बुद्धि वाले ये जीव अदृश्य प्रतिबंधों के प्रति बहुत संवेदनशील हैं, या यूं कहें कि ये अदृश्य प्रभावों के प्रति अधिक उन्मुख हैं। इसकी बहुत संभावना है कि ये स्वतः ही उन जगहों से दूर रहेंगे जो रीबूट का कारण बन सकती हैं। आपके व्हाइट पेपर के बारे में क्या? 12 घंटे के बाद उसके पास वास्तविक दुनिया छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। लूमियन ने महसूस किया कि इससे काइकल भी रीस्टार्ट हो जाएगा। और ने चारों ओर देखा और विचारपूर्वक कहा, मुझे संदेह है कि लूप में न केवल कॉडू और आसपास का पहाड़ी क्षेत्र शामिल है, बल्कि यहाँ स्पिरिट वर्ल्ड में हर किसी से मेल खाता हुआ क्षेत्र भी शामिल है। आपको शायद पता नहीं है कि स्पिरिट वर्ल्ड और वास्तविकता के बीच वास्तव में अधिक प्राकृतिक अंतःक्रियाएं होती हैं। यदि आप संबंधित स्पिरिट वर्ल्ड को शामिल नहीं करते हैं तो ये बीच बीच में रीस्टार्ट हो सकता है, लेकिन वर्तमान स्थिति स्पष्ट रूप से अलग है। मेरे कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर के रूप में व्हाइट पेपर का कॉडू से सीधा संबंध है। वह स्पिरिट वर्ल्ड जिसमें वो घूमता है, इसमें सबसे अधिक संभावना है कि ये शामिल है। मुझे अभी भी मिस्टिसिज्म के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। लूमियन ने आगे नहीं पूछा। और ने फिर से रिचुअलिस्टिक मैजिक प्रक्रिया का प्रदर्शन किया और आध्यात्मिकता की दीवार को हटा दिया। चली अचानक निराकार हवा में उसने लूमियन से कहा, अंधेरा हो गया है, मैं तुम्हें सच्ची कॉगिटेशन और स्पिरिट विजन को सक्रिय करना सिखाऊंगी। ठीक है, लूमियन ने जवाब दिया, ये दिखाते हुए कि उसे अपनी बहन का पूरा ध्यान मिल गया है। और ने समझाया, तुमने बहुत पहले कॉगिटेशन के पहले भाग को समझ लिया है। चलो दूसरे भाग से शुरू करते हैं। जब तुम सन की कल्पना करो तो अपनी स्पिरिट को पीछे हटाओ और एक अपेक्षाकृत शांत स्थिति में प्रवेश करो। अपने मन को थोड़ा सा खाली होने दो। राजिका की एक रूपरेखा बनाओ जो वास्तविकता में मौजूद नहीं है, जो सन की जगह ले सके। तब तक रेखा चित्र बनाते रहो और दोहराते रहो जब तक कि तुम्हारे शरीर और मन को शांति न मिल जाए। तुम्हारे विचारों में तैरने जैसी भावना होगी। लूमियन को पूरी तरह समझ नहीं आया। वास्तविकता में मौजूद नहीं होने वाली कोई चीज? और ने एक पेन और कागज निकाला और कुछ रेखाएं खींची। देखो, क्या वास्तविकता में ऐसी कोई चीज है? कागज पर कुछ बहुत सारगर्भित था, जैसे चेहरे पर आंखें और क्रॉस वाली गेंद। क्या ये तुम्हारे बनाने के बाद अस्तित्व में नहीं आता? ये चित्र वास्तविकता में है। लूमियन ने महसूस किया कि उसकी बहन की व्याख्या गलत थी।
चित्र और कल्पनाएं वास्तविक नहीं है। औरोर ने अपनी आंखें घुमाई। अपने छोटे भाई की शिक्षिका के रूप में उसे अक्सर इस तरह के गुस्से का सामना करना पड़ता था। लूमियन ने उसकी टिप्पणी को संक्षेप में स्वीकार किया। तो मैं आपके इस चित्र का उपयोग करने की कोशिश करूंगा। उसने एक कुर्सी खींची और बैठ गया। वो पीछे झुका और ध्यान केंद्रित किया। गहरा लाल सूर्य उसके मन में जल्दी से उभर आया, जिससे वो धीरे धीरे शांत हो गया। थोड़ी देर बाद, क्योंकि वो वास्तविकता में था, उसने भयानक और रहस्यमयी आवाज नहीं सुनी। वो शांति से अपनी बहन द्वारा अनायास बनाए गए पैटर्न का उपयोग कॉगिटेशन में सन को बदलने के लिए कर सकता था। आंखों और क्रॉस वाली गेंद लूमियन के मन में जल्दी से दिखाई दी। जैसे जैसे लूमियन ने बार बार इसकी रेखा खींची, उसका शरीर और हृदय अधिक से अधिक शांतिपूर्ण हो गया और उसके विचार धीरे धीरे इथीरियल फील होने लगे। उसने देखा कि उसके चारों ओर हल्का ग्रे फॉग है। वहाँ कई अकथनीय अस्तित्वहीन चीजें हैं और घने रंगीन ब्लॉक आपस में मिले हुए हैं, और आसमान में ऊंचाई पर शायद गहराई की गहराई में एक साफ रोशनी है। जल्दी की कोई बात नहीं है। पहली कोशिश में कॉगिटेशन में सफल होने वाले हंटर की संभावना बहुत कम होती है। औरोर ने अपने भाई को सांत्वना दी। जैसे ही लूमियन अपनी बहन को ये बताने वाला था कि उसने सफलतापूर्वक कॉगिटेशन स्थिति में प्रवेश कर लिया है, उसे अचानक ग्रे फॉग की गहराई और अनंत ऊंचाई से कुछ देखते हुए महसूस हुआ। ये एक भ्रम लग रहा था, लेकिन इसने उसे पसीने से तर कर दिया। उसने एक अवर्णनीय भय महसूस किया और तुरंत कॉगिटेशन स्थिति छोड़ दी। औरोर का इरादा उसे आश्वस्त करने का था कि नॉन स्पेल कास्टिंग सीक्वेंसेस को सफल होने के लिए आमतौर पर कॉजिटेशन के कई प्रयासों की आवश्यकता होती है। कुछ को तो 5 या 6 दिनों या आधे महीने से भी अधिक समय तक अभ्यास करना पड़ता था। हालांकि जब उसने अपने भाई को आंखें खोलते देखा तो उसने देखा कि लूमियन का माथा ठंडे पसीने से भीगा हुआ था और उसकी आंखों में डर स्पष्ट था। क्या हुआ? औरोर ने चिंतित होकर पूछा। लूमियन ने कुछ गहरी सांसें ली। जितना अधिक उसने इसके बारे में सोचा, वो उतना ही अधिक भयभीत होता गया। मैं सफलतापूर्वक कॉजिटेट हुआ। मेरा मन तैरता हुआ लग रहा था, जो अनगिनत रंगों और एक अवर्णनीय धुंधले ग्रे फॉग से घिरा हुआ था। ऊपर रोशनी की कुछ विशेष रूप से चमकीली और शुद्ध किरणें थी। नहीं, ये शायद आकाश नहीं था, ये बहुत दूर हो सकता था। मैं निश्चित नहीं हो सकता। तुम्हारे विवरण से ऐसा लगता है कि तुम सफल हुए। औरोर ने समझाया, तुम्हारा एस्ट्रल प्रोजेक्शन जो देखता या महसूस करता है वो स्पिरिट वर्ल्ड है। वहाँ वास्तविकता की कई अवधारणाएं या तो मौजूद नहीं होती हैं या आपस में जुड़ी हुई होती हैं। यही कारण है कि तुम्हें लगता है कि तुम आकाश में ऊंचे हो और साथ ही बहुत दूर भी हो। वे 7 रोशनी स्पिरिट वर्ल्ड की 7 लाइट्स हैं, जिनका उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। उन्हें नियर डेटी लेवल और ऑमनीसिएंट माना जाता है। इसके अलावा उन्हें अपेक्षाकृत मित्रवत हिडन एंटिटीज माना जाता है। यदि तुम उनके पूर्ण ऑनरिफिक नाम जान लो तो तुम उनसे प्रार्थना कर सकते हो। दुर्भाग्य से मैं भी उन्हें नहीं जानती। वे अवर्णनीय चीजें जो हर जगह घूमती हैं स्पिरिट वर्ल्ड की हैं, लेकिन तुम ज्यादा कुछ नहीं देख पाए। नहीं, तुमने उन्हें स्पष्ट रूप से महसूस किया। ये संभवतः हंटर सीक्वेंस की एक सीमा है। तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी पर्याप्त ऊंची नहीं है। बाद में स्पिरिट विजन को सक्रिय करना शायद कठिन साबित होगा। अंतिम प्रभाव निश्चित रूप से प्रभावशाली नहीं होगा। फिर भी ये कुछ न होने से बेहतर है। वो अपने भाई की स्थिति की निगरानी कर रही थी, किसी भी क्षण हस्तक्षेप करने और उसकी सहायता करने के लिए तैयार थी। लूमियन को धीरे धीरे सामान्य होते देखकर उसने एक ही सांस में अपनी बात पूरी की और पूछा, लेकिन जो तुमने देखा उससे तुम्हें डरना नहीं चाहिए था। क्या तुम बोल्ड लूमियन के रूप में नहीं जाने जाते? हाल ही में तुमने एक टाइम लूप, लोगों का भेड़ों में बदलना, पुरुषों का जन्म देना और मैडम नाइट की गश्त का अनुभव किया है। साधारण स्पिरिट क्रीचर्स तुम्हें कैसे डरा सकते हैं? अपनी बहन की बातों पर लूमियन के माथे की नसें फड़क उठी। वो कुछ भी याद नहीं करना चाहता था, खासकर मैडम पुआलिस से संबंधित कुछ भी। उसने सांस छोड़ी और कहा, मैंने स्पिरिट वर्ल्ड के भीतर गहराई में या कहें कि अत्यधिक ऊंचाई पर किसी चीज को मुझे ऑब्जर्व करते हुए महसूस किया। बस उसके द्वारा देखे जाने से मैं डर जाता हूँ। मैं कॉजिटेशन की स्थिति से बाहर निकलने के अलावा कुछ नहीं कर सका। औरोर की पलकें झपकी और उसने विचारपूर्वक कहा, मुझे संदेह है कि इसका संबंध तुम्हारे सीने पर मौजूद उन 2 अजीब सिंबल से है जिनका तुमने उल्लेख किया था। उनमें कोई हिडन एंटिटी शामिल है। ये कॉर्डो के लूप के स्रोत की ओर इशारा कर सकते हैं, या वे उस स्पेशल गुण का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं जो तुम्हें सपने और लूप में अपनी स्पष्टता और शक्ति बनाए रखने की अनुमति देता है। एक हंटर के रूप में तुम अपने पहले प्रयास में पूर्ण कॉजिटेशन में सफल हुए। इसकी बहुत अधिक संभावना है कि उन 2 सिंबल्स ने इसे प्रभावित किया। सुनते हुए लूमियन ने सिर हिलाया, अपनी बहन से सहमत होते हुए। इस एहसास ने उसे थोड़ा हतोत्साहित कर दिया। इस स्थिति में मैं कॉजिटेट नहीं कर सकता। जैसे ही मैं सफल होऊंगा मुझे देखा जाएगा और उस स्थिति को छोड़ने के लिए मजबूर किया जाएगा। इसके अलावा मुझे नहीं लगता कि लगातार निगरानी में रहना अच्छी बात है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें अभी नहीं देखा जा रहा है? औरोर ने हंसे बिना नहीं रह सकी। बात इतनी सी है कि तुम कॉजिटेशन की स्थिति में रहे बिना इसे महसूस नहीं कर सकते। चूंकि इससे बचने का कोई रास्ता नहीं है और तुम्हें नुकसान होना तय है, इसलिए अपनी रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए और प्रयास करना बेहतर है, जिससे तुम कॉजिटेशन में अधिक समय बिता सको। भविष्य में कुछ स्थितियों का सामना करते समय ये तुम्हें लाभ दे सकता है। वास्तव में सीक्वेंस 7 पायरोमैनियक बनने से पहले हंटर्स को गहरे कॉजिटेशन की आवश्यकता नहीं होती है। दोबारा प्रयास करने से पहले अपनी स्पिरिचुअलिटी के सुधरने का इंतजार करना सबसे अच्छा है। ये थोड़ा निराशाजनक क्यों लग रहा है? लूमियन ने पहले ही खुद को संभाल लिया और अपनी स्थिति का मजाक उड़ाया। चूंकि मैं विरोध नहीं कर सकता, इसलिए मैं इसका आनंद भी ले सकता हूँ।
अरोर हंसी से नाच पड़ी। हमारी वर्तमान स्थिति में मैं तुम्हारी तरह एक यूनिक ट्रेट रखना पसंद करूंगी, भले ही इसका मतलब अनगिनत अज्ञात खतरों और चुनौतियों का सामना करना पड़े। कम से कम मैं अगले साइकिल के दौरान अपनी मेमोरी बरकरार रख सकती हूँ। मुझे तुम्हें याद दिलाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिससे कई विवरण बच जाएंगे। फिर उसने अंधेरी खिड़की के बाहर देखा। अब तुम्हें स्पिरिट विजन को सक्रिय करने का समय आ गया है। बैठे रहो और फिर से कॉजिटेशन का प्रयास करो। तुम्हें उस स्थिति में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं है जहां तुम्हारे विचार तैर रहे हों। यद्यपि ये तुम्हारी स्पिरिट विजन को सक्रिय करने के लिए अधिक अनुकूल होगा, लेकिन क्या वहां हिडन एंटिटीज तुम्हें नहीं देख रही हैं? हाँ। लूमियन अपनी कुर्सी पे पीछे की ओर झुक गया और अपने शरीर को आराम दिया। उसने पहले अपने मन में सूर्य की कल्पना की, फिर उसे उस गेंद से बदल दिया जिसे उसकी बहन ने बेतरतीब तरीके से रेखांकित किया था। उसने रेखांकित करने की प्रक्रिया को नहीं दोहराया, केवल तभी रुका जब उसका शरीर और मन शांत हो गए। अरोर ने उसकी स्थिति की निगरानी की, एक सुखद आवाज दी। अपनी वर्तमान स्थिति में अपने हाथ उठाएं और उन्हें अपनी आंखों के सामने रखें। तुम अब अपनी आंखें खोल सकते हो। लूमियन ने अपना संयम बनाए रखा और धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। किसी समय उसकी बहन ने मिट्टी के तेल के लैंप को बुझा दिया था, जिससे पहली मंजिल अंधेरे में डूब गई थी। खिड़की के बाहर गहरी लाल चांदनी ही वस्तुओं की रूपरेखा को रोशन करने वाली एकमात्र चीज थी। जब उसकी आंखें अभ्यस्त हो गईं, तो वो मुश्किल से अपने हाथों को देख पा रहा था। अपनी इंडेक्स फिंगर्स को बिना छुए एक दूसरे की ओर इंगित करें। फिर अपने हाथ के पिछले हिस्से पर ध्यान केंद्रित करें, जो विपरीत बिंदु का पिछला हिस्सा हो सकता है। अरोर ने निर्देश दिया। इस चरण को पूरा करने के बाद अपनी उंगलियों को धीरे धीरे इस तरह हिलाएं कि वे बिना छुए एक दूसरे के सामने रहें, और याद रखें कि वे तुम्हारी दृष्टि से ओझल नहीं होनी चाहिए। लूमियन ने उसके मार्गदर्शन का पालन किया। अपनी उंगलियों को हिलाते हुए अपने हाथों के परे खाली जगह पर अपनी नजरें केंद्रित की। प्रक्रिया को अनेक बार दोहराने के बावजूद उसे कोई बदलाव नहीं दिखा। जल्द ही वो कॉजिटेशन की स्थिति को बनाए नहीं रख सका और उससे बाहर आ गया। कुछ दिखा? अरोर ने पूछा। लूमियन ने अपना सिर हिलाया। हंटर्स के लिए ये कठिन है, तनाव मत लो। यदि ये अभी काम नहीं करता है तो ये बाद में काम करेगा। यदि ये आज नहीं होता है तो ये कल हो सकता है। अरोर ने सांत्वना दी। घबराओ मत। उच्च स्पिरिचुअलिटी वाले सामान्य लोग पेशेवर प्रशिक्षण के बाद अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय कर सकते हैं। बियॉन्डर्स की तो बात ही छोड़ दो, लेकिन परिणाम भिन्न होते हैं। अगर ये लूप विफल हो जाता है तो मैं अगली बार फिर से प्रयास करूंगा, लेकिन अगर वो काम नहीं करता है तो शायद दूसरा मौका न मिले। लूमियन ने मन ही मन सोचा। वो धैर्यवान और लचीला था। आराम करने और कुछ ताकत वापस पाने के बाद उसने फिर से ट्राई किया। कई प्रयासों के बाद उसने अंत में अपनी इंडेक्स फिंगर्स के बीच शून्य से एक भड़कती हुई लाल बिंदी देखी। सफलता। लूमियन रोमांचित हो उठा। वो अपनी बहन की ओर मुड़ा, लेकिन तभी उसने देखा कि अरोर के शरीर से एक लाल रोशनी निकल रही थी, जिसने उसे पूरी तरह से घेर रखा था। क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम ईथर बॉडी के अलग अलग रंग देख सकते हो? लूमियन ने भ्रमित होकर पूछा। क्या ये काम कर गया? अरोर ने उत्साह से पूछा। लूमियन ने सिर हिलाया और अपना अनुभव सुनाया। ये सफल रहा। अरोर ने राहत की सांस ली। तुम प्रभावशाली हो। ये संभवतः तुम्हारे स्पेशल उन्नति के कारण है। अन्य हंटर्स को कम से कम 2 सप्ताह के अभ्यास की आवश्यकता होगी, और कुछ को शायद सीक्वेंस 8 तक पहुंचना पड़ सकता है, ताकि वे आसानी से अपनी स्पिरिट विजन को सक्रिय कर सकें। तुम केवल एक अस्पष्ट ईथर बॉडी देख सकते हो। लाल रंग का मतलब है कि मैं स्वस्थ हूँ। एक हंटर के रूप में सोल बॉडी की वर्तमान ताकत के साथ तुम और बहुत कुछ नहीं देख पाओगे। उसने स्याही की एक छोटी बोतल निकाली और ढक्कन खोला। देखते हैं कि क्या तुम व्हाइट पेपर देख सकते हो? लूमियन ने ध्यान केंद्रित किया और देखा कि बोतल से एक पारदर्शी बुलबुला निकला। ये साबुन के पानी को फूंकते समय उसके द्वारा बनाए गए बुलबुलों के समान था, लगभग एक मुट्ठी के आकार का और चांदनी से लाल रंग का। वो मुश्किल से इसका पीछा कर पा रहा था और उसे डर था कि अगर उसने पलक झपकी तो वो इसे ओझल कर देगा। बुलबुला अरोर की हथेली की ओर तैरने लगा, जिसे उसने अपने अंगूठे से खरोचा, जिससे वो सिकुड़ने और फैलने लगा। लूमियन ने खुद को संभाला और जो देखा वो अपनी बहन को बताया। ये धुंधला है? अरोर ने अपना सिर हिलाया। एक हंटर की स्पिरिट विजन सीमित होती है। तुम केवल बेसिक ईथर बॉडी अवधारणाओं और व्हाइट पेपर जैसे जीवों को देख सकते हो। अधिकांश चीजें अदृश्य होती हैं। ये कुछ न होने से बेहतर है। लूमियन ने वही जवाब दिया जो उसकी बहन ने अभी कहा था। कभी भी अधिक मजबूत स्पिरिट विजन का अनुभव न करने के कारण वो अपनी वर्तमान स्थिति से काफी संतुष्ट था। अरोर ने लूमियन को अपनी स्पिरिट विजन को निष्क्रिय होने से रोकने के लिए कॉजिटेशन का उपयोग करने और सिंपल एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन ट्रिगर स्थापित करने का निर्देश दिया। लूमियन ने बार बार अभ्यास किया जब तक कि उसने विधि में महारत हासिल नहीं कर ली, लेकिन अरोर द्वारा उल्लेखित एक्सप्रेस की में वो कभी सफल नहीं हुआ। वो केवल अस्पष्ट रूप से अवधारणा को समझ पाया। थोड़ा विश्राम करो, हम बाद में किसी भी विसंगति के लिए डेप्यूटी पादरे की निगरानी करेंगे। अरोर ने लूमियन का पीला चेहरा देखते हुए उसे विश्राम करने को कहा। वे दूसरी मंजिल पर चढ़ गए और अध्ययन कक्ष में लैंप चलाया। लूमियन एक आराम कुर्सी पर सो गया, जबकि अरोर पढ़ती रही, रात के गहरे होने का इंतजार करती रही। लूमियन अंत में आराम कुर्सी पर सो गया और सपने की दुनिया का पता लगाने के बजाय खुद को सोते रहने के लिए मजबूर किया। अरोर ने उसे थोड़ी देर बाद जगाया। अब हम डेप्यूटी पादरे का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक है। लूमियन उठकर बैठ गया और अपनी बहन की ओर उन्मुख हुआ। अरोर ने स्याही की एक छोटी बोतल खोली और अपने दाहिने हाथ से व्हाइट पेपर को सहलाया। उसकी आंखें गहरी हो गईं।
कॉन्ट्रैक्ट की सहायता से उसने हर्मीज में पाठ किया, मेरे कॉन्ट्रैक्टेड क्रीचर, मेरी आंखों की विशिष्टता को धारण करो। लूमियन अपनी स्पिरिट विजन के बिना कुछ भी समझ या देख नहीं सकता था। उसने धैर्यपूर्वक इंतजार किया। महज कुछ ही सेकंडों में अरोर ने अपना हाथ पीछे खींच लिया और बैठ गई। व्हाइट पेपर डेप्यूटी पादरे के घर की ओर जा रहा है। लूमियन ने दृश्य का निरीक्षण किया और देखा कि उसकी बहन की आंखों में अंधेरे में झूमते हुए पेड़ दिखाई दे रहे थे, न कि अध्ययन कक्ष या वो खुद। पेड़ों को तेजी से पीछे छोड़ दिया गया। क्या यही व्हाइट पेपर देखता है? लूमियन का एहसास हुआ। अरोर ने मर्क्यूरी से लेपित एक दर्पण निकाला और उस पर हल्का सफेद पाउडर छिड़का। पाउडर जल्दी से रोशनी के साथ खिल उठा, जिससे दर्पण एक जलीय परत से ढक गया। पानी में डेप्यूटी पादरे मिकेल गारिक दिखाई दिया। व्हाइट पेपर लक्ष्य के कमरे तक पहुंच गया था और उसने कांच की खिड़की से झांका। मिकेल गहरी नींद में सो रहा था। उसकी आंखें बंद थीं और उसकी सांसें स्थिर थीं। अरोर और लूमियन ने धैर्यपूर्वक इंतजार किया, व्हाइट पेपर के साथ सभी कोणों से अवलोकन किया। अचानक मिकेल ने अपना मुंह थोड़ा सा खोला और एक धुंधली पारदर्शी आकृति निकली। ये एक लिजर्ड जैसी चीज थी। तो यहीं पर आज के इस पार्ट का एंड होता है। इन चैप्टर्स में हमने साफ महसूस किया कि कहानी अब प्रेपरेशन से आगे निकल चुकी है। लूमियन के सामने अब ऐसे रास्ते हैं जिनसे पीछे हटना आसान नहीं है। हर डिसीजन एक नई स्थिति पैदा करता है और हर स्थिति कहानी को और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दी जाती है। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ डेंजर हमेशा सीधे सामने नहीं आता। कई बार वो माहौल में खुला होता है, सिचुएशंस के भीतर छिपा हुआ। यही वजह है कि सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी की टेंशन धीरे धीरे बिल्ड होती है, लेकिन बहुत गहराई तक असर करती है। अगले पार्ट में स्टेक्स और भी बढ़ने वाली हैं। कुछ ऐसे मोड़ आने वाले हैं जो लूमियन के सफ़र को एक नए स्तर पर ले जाएंगे और कहानी का पेस पहले से ज़्यादा टाइट हो जाएगा। अगर ये पार्ट तुम्हें इंटरेस्टिंग लगा तो कमेंट में बताना कि कौन सा मोमेंट सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल लगा। और अगर ऐसी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन वीडियोस पसंद आती हैं तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलना। मिलते हैं अगले पार्ट में, जहां सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी और भी साफ तरीके से अपना असर दिखाएगा।